इंट्रोडक्शन ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में सबसे पहले हम सिलेबस डिस्कशन करेंगे कि हमें बेसिकली इस चैप्टर नंबर 1 में पढ़ना क्या है, क्योंकि कई बार आइडिया ही नहीं लग पाता है कि हमें पढ़ना क्या है। तो ये चीजें पहले क्लियरिफाई कर ली जाए कि हमें पढ़ना क्या है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू द फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है। उसके अंतर्गत स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव, सोर्सेज एंड टाइप्स ऑफ एरर्स, एक्यूरेसी, प्रेसिजन, सिग्निफिकेंट फिगर, impurities in pharmaceuticals, source and effect of impurities in pharmacopoeial substances, importance of limit test, यानी कि लिमिट टेस्ट आप लोगों को बताया इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर ऑफ द लिमिट टेस्ट फॉर द क्लोराइड्स, सल्फेट्स, आयरन, हैवी मेटल एंड आर्सेनिक। तो ये सारी चीजें हमें क्या करनी है, इस चैप्टर के दौरान पढ़नी है। इसके पहले हमने कई लेक्चर्स पढ़े हैं, उसमें हमने कवर किया है फार्माकोग्नोसी का, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का, और उसके अलावा सोशल फार्मेसी का। आपका सपोर्ट हमें बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि पिछले लेक्चर सोशल फार्मेसी में कुछ लोगों ने बताया कि सर कुछ वर्ड के जो मीन्स है वो छूट गए थे, आप कुछ वर्ड्स को नहीं बता पाए थे। तो ये आपका सपोर्ट हमें बहुत अच्छा लगा है, और मैंने वीडियो को एनालिसिस भी किया है, तो उसमें लगा कि कुछ वर्ड छूट चुके हैं। और हमने ये देखा कि अब देखिए वीडियो लेक्चर बहुत ज्यादा बड़े हो रहे हैं, बहुत ज्यादा उसका ड्यूरेशन जो है वो बहुत ज्यादा हो रहा था। इसकी वजह से कुछ लेक्चर मतलब जल्दी जल्दी में कुछ पॉइंट्स छूट गए होंगे, लेकिन आज हम कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में कंप्लीट जो भी पॉइंट्स है और जो भी वर्ड है आपको क्लियरिफाई कर दिया जाए। इसके अलावा अगर आपको कोई वर्ड या कोई पॉइंट में समझ नहीं आ रहा है तो आप हमारी YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में डायरेक्ट कमेंट कर सकते हैं, और हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होकर डायरेक्ट हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ chemistry which deals with the study of the organic chemistry, molecule and compounds in combination with structural and chemical biology and pharmacology for producing the pharmaceutical drugs and medicine। तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री एक ब्रांच होती है, केमिस्ट्री की वो ब्रांच होती है जिसके अंतर्गत हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में, इसके अलावा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के भी बारे में जानते हैं। उसके अलावा उसका जो केमिकल बायोलॉजी होता है उसमें कौन कौन से केमिकल्स का पार्टिसिपेंट होता है, उसके अलावा जो उसकी फार्माकोलॉजी कैसे होती है और उसमें कौन कौन सी ड्रग बनाई जाती है, और मेडिसिन बनाने में फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का क्या रोल है, ये सारी चीजें हम जानते हैं। तो फार्मास्यूटिकल क्या होता है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री बेसिकली यह एक मेडिकल साइंस ऐसी होती है जिसमें हम ड्रग में यूज होने वाले केमिकल्स के बारे में हम जानते हैं। अब वो केमिकल्स ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है, सारी चीजें हम उसमें क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं। तो ये होता है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। यानी कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्मा का मतलब हो गया ड्रग्स और केमिस्ट्री का मतलब हो गया केमिकल्स के बारे में, यानी कि ड्रग में यूज होने वाले केमिकल्स के बारे में नॉलेज रखना ही क्या कहलाता है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे हम। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री कंप्राइजेस ड्रग डेवलपमेंट एंड इन द स्टडी ऑफ द ड्रग। वही बताया आप लोगों को कि फार्मास्यूटिकल जो केमिस्ट्री है वो ड्रग डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करती है और ड्रग की स्टडी में क्या करती है, हेल्प करती है। यानी ड्रग की स्टडी का मतलब केमिकल्स की स्टडी में हेल्प करती है। दिस इंक्लूडिंग ड्रग डिस्कवरी, मेटाबॉलिज्म, एब्जॉर्प्शन एंड डिलीवरी। यानी कि जो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है, हमने मान लीजिए फूड लिया तो फूड का क्या होगा, मेटाबॉलिज्म होगा, एब्जॉर्प्शन होगा और उसकी डिलीवरी होगी। ये सारी चीजें हम फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत भी देखते हैं। अगर मान लीजिए कोई ड्रग प्रिपेयर किया जा रहा है, यानी कि उसमें कोई केमिकल यूज किया जाएगा, अब उसके केमिकल के बारे में हम स्टडी करेंगे कि वो हमारी बॉडी में कब मेटाबोलाइज होगा, कब उसका एब्जॉर्प्शन होगा और कहां से कहां तक वो डिलीवर होगा। ये सारी जानकारी हम किस में लेते हैं, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में लेते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। दे कंटेन्स ड्रग केमिस्ट्री, क्वालिटी एश्योरेंस, मेटाबॉलिज्म, फार्माकोलॉजी, एनालिटिकल टेक्निक्स एंड क्योर ऑफ रेमेडीज डिजीज। ठीक है, तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री क्या करती है, क्वालिटी इंश्योरेंस में भी हेल्प करती है। किसी ड्रग की क्वालिटी कैसी है उसमें भी देखा जाता है। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत केमिकल्स को देखा जाता है कि वो केमिकल सही है या नहीं सही है। ये सारी चीजें क्वालिटी इंश्योरेंस के अंदर आती है। मेटाबॉलिज्म आप लोगों को मैंने बताया, फार्माकोलॉजी, एनालिटिकल टेक्निक एंड क्योर द रेमेडीज डिजीज। और डिजीज के अकॉर्डिंग कौन सा केमिकल, रेमेडीज का मतलब होता है निदान करना, किसी चीज का मतलब कि उसको निरोग करना। ठीक है, तो ये सारी चीजें किसमें होती है, रेमेडीज का मतलब होता है। ठीक है, तो किसी भी डिजीज से आपको छुटकारा दिलाना या निदान करने का काम फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत किया जाता है, कि कौन सा केमिकल आपकी बॉडी पे कैसा इफेक्ट करेगा। ये सारी चीजें हम डिस्कशन करते हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत। बहुत सारे बच्चों का डाउट है कि सर केमिस्ट्री को कैसे पढ़ा जाए, तो सीधा सिंपल समझिएगा कि जो भी हमारा ये सब्जेक्ट है ना, चाहे फार्मास्यूटिक्स हो, फार्माकोलॉजी हो या फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री या इसके अलावा और कोई सब्जेक्ट हो, सभी सब्जेक्ट
हमारी एक बंद मुट्ठी की तरह होते हैं, यानी हमारी जो हाथों की उंगलियां होती हैं उसकी तरह होते हैं, यानी कि सभी अंगुलियों की इंपॉर्टेंस अलग अलग है, और जब अंगुलियां एक साथ जुड़ जाती हैं तब जाके मुट्ठी का निर्माण होता है। इसी प्रकार जो सब्जेक्ट है हमारे, वो एक तरह से अंगुलियों का काम करते हैं, और जब तक अंगुलियों को आप एक साथ नहीं पढ़ेंगे, एक साथ समावेश करके नहीं पढ़ेंगे, तब तक आप कुछ भी नहीं पढ़ सकते। तो लोग बोल रहे हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री को कैसे पढ़ा जाए, तो आप लोगों को बेसिकली मैं बता दूं कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के लिए बहुत ज्यादा रिवीजन की जरूरत होती है। रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नोट्स तो लगभग सेम होता है, यानी देखिए केमिकल्स तो लगभग सेम होगा, केमिकल्स तो डिफरेंस होने नहीं है, लेकिन हाँ उसमें रेगुलर एक्सरसाइज करना, रेगुलर आप लोगों को रिवाइज करना, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होती है केमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप लोग केमिस्ट्री जब भी पढ़िए तो उसको रिवाइज किया कीजिए, रिवाइज करने की कोशिश कीजिए। आगे हम आगे लेक्चर्स में हम कुछ स्टडी स्ट्रेटेजी के बारे में भी आप लोगों को बताएंगे, कैसे आप पढ़ सकते हैं और कैसे आप उसको अपनी पढ़ाई को इंप्रूव कर सकते हैं, ये सारी चीजें बताएंगे। चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, स्कोप ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का स्कोप क्या क्या है, ये सारी चीजें पढ़ते हैं। तो सबसे पहले इन इंडस्ट्री, इंडस्ट्री में फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का कैसे इंपॉर्टेंस है। अगर मान लीजिए इंडस्ट्री में क्या होगा, ड्रग इंडस्ट्री है तो उसमें ड्रग बनाई जाएगी। अब ड्रग के अंतर्गत कौन कौन सा केमिकल यूज होना है या कौन कौन सा केमिकल हमें मिलाना है, ये सारी चीजें कौन, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, यानी कि ये डिपार्टमेंट किसका है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का। नेक्स्ट प्रोफेशनल जॉब, अगर आप फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के मान लीजिए पारंगत है, अगर आप फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से एम फॉर्म किए हैं या बी फॉर्म भी किए हैं तो आपको प्रोफेशनली जॉब कर सकते हैं, ठीक है। किसी को टीचिंग लाइन में आप जा सकते हैं और टीचिंग कर सकते हैं, ठीक है। ये होता है प्रोफेशनल जॉब। नेक्स्ट है ड्रग एनालिसिस, ड्रग एनालिसिस में पार्टिसिपेट करेंगे। अगर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में आप पारंगत हैं तो ड्रग एनालिसिस में जा सकते हैं। ड्रग एनालिसिस का मतलब क्या हुआ, ड्रग में कौन सा केमिकल प्रेजेंट है और कौन सा केमिकल प्रेजेंट नहीं है, ये सारी चीजें आप एनालिसिस कर सकते हैं। न्यूक्लियर फार्मेसी, न्यूक्लियर फार्मेसी में भी केमिकल्स का यूज किया जाता है। न्यूक्लियर फार्मेसी जैसे जो रिएक्टर्स होते हैं उसमें क्या केमिकल्स यूज किया जाता है, उनको कूलिंग करने के लिए केमिकल्स यूज किया जाता है। अब कौन कौन सा केमिकल यूज होगा और कौन कौन सा केमिकल नहीं यूज होगा, ये तो कोई केमिस्ट्री वाला ही बता सकता है, इसलिए फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का यूज भी यहाँ पे बहुत ज्यादा होता है। क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी यानी कि किसी भी ड्रग की क्वालिटी में कौन सा केमिकल कितना अमाउंट में है, ये सारी चीजें डिफाइन करने वाले कौन होते हैं, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री वाले होते हैं। इसलिए फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का भी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होता है। नेक्स्ट अगर बात करें क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी एश्योरेंस का मतलब होता है क्वालिटी को एश्योर करना, यानी कि जो भी केमिकल मिलाया गया है वो पेशेंट के लिए हार्मफुल होगा या हेल्पफुल होगा, ये सारी चीजें डिसाइड करने का काम कौन करता है, तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री वाले ही करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का बहुत ज्यादा स्कोप है। इसके अलावा और भी स्कोप है एक्सपेरिमेंटल सेक्टर। इस एक्सपेरिमेंटल सेक्टर का मतलब कोई भी एक्सपेरिमेंट हो रहा है, जैसे मान लीजिए बैचलर फार्मेसी में ही जब कोई भी एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो एक्सपेरिमेंट किसके अंडर किया जाता है, या तो कोई केमिस्ट्री में पारंगत हो या केमिस्ट्री में एम फॉर्म किया हो या पीएचडी किए हो, उनको ज्यादा नॉलेज हो, उसके केमिस्ट्री के बारे में ज्यादा नॉलेज हो, तो वही कराते हैं। इस प्रकार अगर आप पूरे नॉलेज पर्सन है यानी फुल नॉलेज आपके पास है तो आप एक्सपेरिमेंटल सेक्टर में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फार्माकोलॉजिकल स्टडी, फार्माकोलॉजिकल स्टडी में भी फार्मास्यूटिकल वाले पार्टिसिपेट करेंगे। कैसे, किसी भी केमिकल्स की स्टडी करेंगे, यानी कि वो केमिकल कहां पे बाइंड होगा, कैसे बाइंड होगा, ये भी किसके अंतर्गत होता है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत ही होता है। तो ये सारे स्कोप हो गए फॉर डिजीज डायग्नोसिस, डिजीज के डायग्नोसिस में भी हेल्प करता है हमारी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। डिजीज डायग्नोसिस मतलब कैसे, जैसे मान लीजिए ब्लड की टेस्टिंग करनी है तो ब्लड टेस्टिंग में क्या केमिकल्स मिलाने पड़ते हैं, तभी तो ब्लड की टेस्टिंग होती है। तो इस प्रकार भी बहुत ज्यादा यूज होता है यानी कि स्कोप है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का। तो आप लोगों को मैंने इसका मतलब समझा दिया कि क्या क्या होता है। आप चाहे तो अपनी लैंग्वेज में इसको लिख सकते हैं, अगर एग्जाम में आता है तो आपको अगर इतनी हेडिंग पता है तो आप आराम से इसको लिख सकते हैं। एक बार डिस्कशन कर लेते हैं और स्कोप ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री इन इंडस्ट्री, प्रोफेशनल जॉब में, ड्रग एनालिसिस, न्यूक्लियर फार्मेसी, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंटल सेक्टर, फार्माकोलॉजिकल स्टडी एंड डिजीज डायग्नोसिस में होता है इसका स्कोप, ठीक। नेक्स्ट आगे हम पढ़ेंगे सोर्स एंड टाइप ऑफ एरर्स, एक्यूरेसी, प्रिसीजन, सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ एरर। एरर बेसिकली होता क्या है, ये सारी चीजें जानना बहुत ज्यादा ही क्या है, जरूरी है। एरर्स डिफाइन
as the deformity present in any measurement by addition of any internal or external factor in the pharmaceutical science error are induced by the defective equipment and method। error की स्पेलिंग सही कर लीजिएगा। error क्या होता है? error वह चीज, वह डिफॉर्मिटी होती है, यानी कोई भी हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं अगर उसमें कोई डिफॉर्मिटी आ जाती है बाई एडिशन ऑफ इंटरनल और एक्सटर्नल, किसी भी वजह से अगर उसमें डिफॉर्मिटी आ जाती है तो उसे क्या बोलेंगे? हम ईरर बोलेंगे। ठीक है। इन द फार्मास्यूटिकल साइंस ईरर आर इंड्यूस्ड बाय द डिफेक्टिव इक्विपमेंट एंड मेथड। और फार्मास्यूटिकल साइंस, जो हमारी फार्मास्यूटिकल साइंस होती है, यानी कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं अगर उसमें हम डिफेक्टिव एपरेटस लेंगे, यानी कि इक्विपमेंट लेंगे, जिसमें भी हम परफॉर्म कर रहे हैं, कोई भी हम वर्क परफॉर्म कर रहे हैं, अगर उसका इक्विपमेंट गलत हुआ तो क्या होगा? एरर आ जाएगी। अगर मेथड गलत हुआ तो भी एरर आ जाएगी। इन द एनालिटिकल केमिस्ट्री एरर आर अफेक्ट द मटेरियल प्रोडक्ट रिलायबिलिटी, रिप्रोड्यूसिबिलिटी एंड एक्यूरेसी आर प्रेसिजन। तो कोई भी एरर है, अगर किसी भी मटेरियल में एरर आ जाता है तो उस मटेरियल की जो रिलायबिलिटी है, रिलायबिलिटी यानी कि उसकी समझ, रिलायबिलिटी उसके काम करने की क्षमता वो कम हो जाएगी। रिप्रोड्यूसिबिलिटी यानी कि रिप्रोड्यूसिबिलिटी का मतलब होता है कि एक एक चीज से दूसरी चीज का बनना। मेनली रिप्रोड्यूसिबिलिटी का मतलब एक चीज से दूसरी चीज का बनना, सेम उसी की तरह बनना रिप्रोड्यूसिबिलिटी होती है, वो भी जो क्षमता है वो भी कम हो जाएगी। एंड एक्यूरेसी और प्रिसीजन, एक्यूरेसी मतलब शुद्धता, और प्रेसिजन यानी कि प्रेसिजन भी शुद्धता ही होती है बस, लेकिन रेंजिंग क्वांटिटी होती है। तो ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी? डिफेक्ट में आ जाएंगी। ठीक है। ड्यूरिंग एन एनालिसिस द रिजल्ट आर एक्सपेक्टेड टू बी हाईली एक्यूरेट एंड प्रिसाइज। यानी कि जब हम कोई भी एनालिसिस करते हैं, ड्रग की एनालिसिस करते हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है? हाईली एक्यूरेट एंड प्रिसाइज मैनर में करना चाहिए। हाईली एक्यूरेट का मतलब पूरी शुद्धता के साथ, और जो प्रिसाइज मैनर ये भी शुद्धता का ही होता है नाम, तो इसलिए हमें पूरी तरह से शुद्धता से काम करना चाहिए। However, it is not happening in all the cases because the due to the presence of error। और ये हमेशा पॉसिबल नहीं है। आप हमेशा कोई भी वर्क पूरी तरह से 100% शुद्धता से कर लें, इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अमाउंट में एरर प्रेजेंट हो ही जाता है। ठीक है। दिस एरर में बी प्रेडिक्टेबल और अनप्रेडिक्टेबल। कभी कभी क्या होती है? एरर जो है अनप्रेडिक्टेबल, यानी कि आप उसको अच्छी तरह से पहचान सकते हैं। अनप्रेडिक्टेबल यानी कि आप उसके बारे में नहीं जान सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जो एरर हुआ है आप उसके बारे में जान पाएंगे, और कभी कभी ऐसा होगा कि उसके बारे में आप नहीं जान पाएंगे। ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द कैलकुलेटिव नेचर एरर आर द कैटेगराइज्ड इनटू टू पार्ट। कैलकुलेटिव यानी कैलकुलेशन बेस्ड जो एरर होता है वो टू पार्ट में डिवाइड किया गया है, उसको आगे वीडियो में समझेंगे। सबसे पहले हम एरर्स को एक एग्जांपल के द्वारा समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए मिल्क, आपको अगर मिल्क पीना है तो आप डायरेक्ट मिल्क पिएंगे। अगर गलती से उसमें, अगर आप दही नहीं खाते हैं तो अगर उसमें गलती से नींबू की 2-4 बूंद पड़ गई, नींबू यानी एसिडिक होता है, अगर दूध में नींबू पड़ गया तो क्या होगा? दूध क्या हो जाएगा? फट जाएगा। यानी कि दूध फट जाएगा, यानी कि दूध से दही भी बन जाएगा। नींबू से दही भी बनाते हैं लोग, तो उससे दही बन जाएगा। जबकि आपको दही पसंद नहीं है, तो समझिएगा आपके लिए जो नींबू है वो क्या हो गया? ईरर की तरह काम करेगा। एक तरह से ईरर आ गई ना दूध में, यानी कि जो मिल्क था, मिल्क में नींबू पड़ गया, यानी कि ईरर आ गई। अब ईरर आने की वजह से वो किस में मॉडिफाई हो गया? दही में मॉडिफाई हो गया। ठीक है। तो ये हो गई ईरर। अब सपोज दैट, मान लीजिए आपको दही खाना पसंद है, कभी कभी ऐसा भी होता है, समझिएगा, आपको दही खाना पसंद है तो दूध में आप जानबूझ के नींबू को डालेंगे। हालांकि नींबू क्या है? ईरर है, लेकिन वो क्या नुकसान हुआ? नहीं, नुकसान नहीं किया। कभी कभी वो हेल्पफुल इफेक्ट भी देता है। तो सभी ईरर्स जो हैं वो हमेशा हार्मफुल हो आपके लिए कोई जरूरी नहीं है, कभी कभी वो हेल्पफुल भी होते हैं। ठीक है। तो ये चीजें आप देखिएगा, आप लोगों को समझ में आ गया होगा इस एग्जांपल के थ्रू। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, वीडियो आज का आगे स्टार्ट करते हैं। कैसे? एब्सोल्यूट एरर सबसे पहले टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। सबसे पहला होता है एब्सोल्यूट एरर। क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन द एक्सपेरिमेंटल मीन्स वैल्यू एंड ट्रू एक्चुअल वैल्यू इज नोन एज एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है। यानी कि कोई भी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो एक्सपेरिमेंट से जो वैल्यू आई है उसमें से अगर हम जो इनिशियल वैल्यू था, जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू था, उसको अगर माइनस कर दें तो हमारा एब्सोल्यूट एरर निकल के आ जाएगा। ये कैलकुलेटिव पार्ट होता है। तो एब्सोल्यूट एरर का एक फार्मूला है, एब्सोल्यूट एरर इज इक्वल टू मेजर्स मीन वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। ठीक है। मेजर मीन्स वैल्यू का मतलब कि कोई भी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो उसमें जो भी वैल्यू आप डिफाइन करेंगे उसे क्या बोलेंगे? मेजर मीन वैल्यू बोलेंगे। और ट्रू वैल्यू का मतलब कोई भी एक्सपेरिमेंट है
उसकी जो वैल्यू है वो पहले से ऑलरेडी एक्सपेरिमेंटली निकाली गई हो, उसे क्या बोलेंगे हम? ट्रू वैल्यू बोलेंगे। तो एब्सोल्यूट एरर का मतलब हो गया मेजर्स मीन वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। ये बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है फार्मूला, क्योंकि कई बार क्वेश्चन से पूछ लिए जाते हैं। एब्सोल्यूट एरर यानी कि दो क्वांटिटीज आपको दे दी जाएगी, एक मेजर्स मीन वैल्यू और एक ट्रू वैल्यू, आपको निकालना होगा एब्सोल्यूट एरर। ठीक है। अब ये जो एब्सोल्यूट एरर होता है मे भी पॉजिटिव भी हो सकता है और मे भी नेगेटिव होगा। पॉजिटिव कब होगा? जब मेजर्स मीन वैल्यू ज्यादा होगी और ट्रू वैल्यू कम होगी, तो ये क्या होगा? पॉजिटिव होगा। लेकिन जब मेजर्स मीन वैल्यू कम होगा और ट्रू वैल्यू ज्यादा होगी, तब क्या होगा? नेगेटिव होगा। ठीक है, इसे बोलते हैं क्या? एब्सोल्यूट एरर। आप लोगों को समझ में आ गया एब्सोल्यूट एरर क्या होता है। नेक्स्ट, रिलेटिव एरर्स क्या होती है? रिलेटिव एरर्स इज डिफाइंड बाय डिवाइडिंग द एब्सोल्यूट एरर्स बाय द ट्रू वैल्यू. It is generally expressed as a percentage that is by the multiplying the relative error by 100 or by expressing it per part per 1000 by multiplying the relative error by 1000. Relative error basically क्या होता है? Measured mean value minus true value, और इस पूरे को हम क्या बोलते हैं? Absolute error. ठीक है, तो रिलेटिव एरर इज इक्वल टू हो जाएगा एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू, या इसको बोल सकते हैं मेजर्ड मीन वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू अपॉन ट्रू वैल्यू। इसे क्या बोलेंगे हम? रिलेटिव एरर बोलेंगे। तो रिलेटिव एरर का बेसिकली फार्मूला होता है एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू, और एब्सोल्यूट एरर का हम फार्मूला जानते हैं मेजर मीन वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। तो ये सारी चीजें अगर आपको याद है तो आप रिलेटिव एरर्स की भी क्वांटिटीज को निकाल सकते हैं। अगर क्वेश्चंस में आपको रिलेटिव एरर पूछा जाएगा तो आप इजिली बता सकते हैं। ठीक है, इसको जो रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है वो परसेंटेज में किया जाता है। अब परसेंटेज में किया जाता है तो उसको 100 से अगर इन मल्टीप्लाई कर दें तो ये परसेंटेज में निकल के आ जाएगा। इसके अलावा अगर पार्ट पर थाउजेंड्स की अगर बात करें तो उसमें अगर 1000 से इंटू कर देंगे तो पार्ट पर 1000 में उसका आंसर आ जाएगा। ये हो गया रिलेटिव एरर। ठीक है, आगे हम समझते हैं क्वेश्चंस के थ्रू। ये क्वेश्चन है हमारे पास, इसके थ्रू समझते हैं कि एब्सोल्यूट एरर और रिलेटिव एरर होती क्या है बेसिकली। So in the tea leaves, actual content of the caffeine is 3.50. If any analyst are analyzed the tea leaves and determine the caffeine content is 3.75%, then determine the absolute and relative error in percentage as per 1000. ठीक है, समझिएगा क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि जो एक्चुअल जो हमारा टी होता है उसमें कैफीन का कंटेंट होता है 3.50, जबकि किसी एनालिस्ट ने इसको एनालिसिस किया और उसने पाया कि 3.75% है उसका। ठीक है, तो इस हिसाब से क्या हो गया एक, तो चलिए इसके आंसर को हम समझते हैं। इसके आंसर में अगर हम देखा जाए तो एक्चुअल कैफीन का जो कंटेंट है वो कितना है? 3.50 है, लेकिन जो मेजर्ड कैफीन काउंट है वो कितना है? 3.75 है। इस प्रकार देन हम एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे तो क्या होगा? एब्सोल्यूट एरर इज इक्वल टू मेजर्ड मीन वैल्यू यानी 3.75 और माइनस 3.50, यानी कि हमारा आंसर आएगा 0.25। ये क्या होगी? हमारी एब्सोल्यूट एरर होगी। अगर रिलेटिव एरर है पूछ रहा है उसको, अगर परसेंटेज में पूछा है तो यानी कि क्या हो जाएगा? एब्सोल्यूट एरर यानी कि 0.25 अपॉन एक्चुअल कितना है? 3.50 और इंटू 100 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 7.14 आ जाएगा, ये परसेंटेज में आ जाएगा। और वही रिलेटिव एरर पार्ट पर 1000 में अगर बात करें तो 0.25 अपॉन 3.50 यानी ये एक्चुअल हो गया और ये एब्सोल्यूट एरर हो गया। जब इसको डिवाइड करेंगे इंटू 1000 कर देंगे तो 71.42 आएगा। ये होगा हमारा रिलेटिव एरर इन पार्ट पर 1000। ठीक, नेक्स्ट अगर बात करें ऑन द बेसिस ऑफ नेचर एंड सोर्स एरर कैटेगराइज इनटू टू प्रिंसिपल पे, डिटरमिनेट आर सिस्टमेटिक एरर भी बोलते हैं और इनडिटरमिनेट आर रैंडम एरर भी बोलते हैं। दो टाइप्स का मेनली एरर होता है, वो होता है डिटरमिनेट एरर और इनडिटरमिनेट एरर होता है। ठीक है, चलिए इसके बारे में डिस्कशन करते हैं और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिए जाते हैं। डिटरमिनेट एरर या सिस्टमेटिक एरर, इनडिटरमिनेट एरर या रैंडम एरर के बारे में डिफरेंसेस पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए इसके बारे में हम कंप्लीट डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहला पढ़ेंगे डिटरमिनेट आर सिस्टमैटिक एरर बोलेंगे। डिटरमिनेट क्यों बोला गया है? क्योंकि इस एरर को डिटरमाइन किया जा सकता है, यानी कि इसका रीजन बताया जा सकता है, और ये सिस्टमैटिक होता है, ये एक सिस्टम से होता है, इसको हम इजिली जान सकते हैं, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम? सिस्टमैटिक एरर्स भी बोलते हैं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट पढ़ेंगे, सिस्टमैटिक एरर आर अराइजेस ड्यू टू द रॉन्ग प्रोसीजर, रॉन्ग मेजरमेंट यानी कि पिपेट्स, ब्यूरेट, वॉल्यूमेट्री फ्लक्स एंड फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट, कैलिब्रेटेड बैलेंस एंड मशीनरी सिस्टम।
तो सिस्टमेटिक एरर जो होती है वो किस प्रकार आती है, वो रॉन्ग मेजरमेंट के कारण आती है। अगर आप पिपेटिंग कर रहे हैं या पिपेट के थ्रू केमिकल्स को कर रहे हैं तो उसमें अगर कोई भी रॉन्ग हुआ तो आपका क्या होगा, एरर आ जाएगी उसमें। ब्यूरेट्स है, वॉल्यूमेट्रिक फ्लक्स है, अगर उसमें कहीं एरर है तो आपका जो अमाउंट होगा वो जितना आपको लेना चाहिए उतना अमाउंट नहीं ले पाएंगे, यानी कि उसमें भी एरर आ जाएगी। इसे क्या बोलेंगे हम, डिटर्मिनेट या सिस्टमेटिक एरर बोलेंगे। इसके अलावा फॉल्ट इंस्ट्रूमेंट, यानी कि इंस्ट्रूमेंट में अगर कोई गलती है, जैसे कैलिब्रेटेड बैलेंस, यानी कैलिब्रेटेड बैलेंस का मतलब क्या होगा कि जो हमारी वेइंग मशीन होती है यानी कि उसकी कितनी शुद्धता होती है, जो मशीन होती है उसकी शुद्धता अगर कोई भी डिस्टरबेंस होगा तो भी हमारा क्या एरर आ सकता है। इसके अलावा मशीनरी सिस्टम, कोई भी मशीन है यानी कि जो भी हम ड्रग्स बनाते हैं उसमें मशीन का यूज किया जाता है, अगर उसमें कोई दिक्कत आ रही है तो भी एरर आ जाएगा। नेक्स्ट बात करें सिस्टेमिक एरर इज अंडर द कंट्रोल ऑफ द एनालिस्ट बिकॉज इट इज इजिली डिटेक्टेबल एंड कैन बी एलिमिनेटेड टू अ लार्ज एक्सटेंट। यानी कि जो भी ये सिस्टमेटिक एरर होता है ये कंट्रोल होता है, एनालिस्ट के कंट्रोल में आता है। जो भी आप एनालिसिस कर रहे हैं तो आप ही कंट्रोल में है कि एरर होना है या ना होना है। इसे इजिली क्या किया जाता है, डिटेक्ट किया जा सकता है, और इसके अलावा इसको एलिमिनेट किया जा सकता है। इसे क्या बोलते हैं हम, डिटर्मिनेट या सिस्टमेटिक एरर बोलते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें इंस्ट्रूमेंटल एरर, ड्यू टू द यूज ऑफ डिफेक्टिव इक्विपमेंट और लो क्वालिटी instruments, error are arised in the analytical procedure, it is easily checkable by the analyst। यानी कि इंस्ट्रूमेंटल एरर, इंस्ट्रूमेंटल एरर का मतलब आप इंस्ट्रूमेंट का यूज कर रहे हैं, अगर किसी भी इंस्ट्रूमेंट में डिफेक्ट आ गया, ठीक है, अगर मान लीजिए आप सपोज डेट यूज कर रहे हैं, अभी हम लोगों के साथ ही घटना है कि जब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उसमें एक बीकर था और एक क्या था, वॉल्यूमेट्रिक फ्लक्स था। तो बीकर और वॉल्यूमेट्रिक फ्लक्स में जो वॉल्यूम था उसका डिफरेंस था, उसमें क्या था, यानी कि वॉल्यूमेट्रिक फ्लक्स का जो वॉल्यूम था वो अलग आ रहा था और जो हमारा बीकर था उसका उसकी जो रीडिंग है वो गलत आ रही थी। तो इस प्रकार कई बार फॉल्ट हो जाते हैं, तो इसलिए इंस्ट्रूमेंटल एरर होता है, कई बार आपका इंस्ट्रूमेंटल या एपरेटस एरर होता है, उसमें एरर आ जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोपोर्शनल एरर, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ काइंड ऑफ द एरर चेंजेस विद द साइज ऑफ द सैंपल इन द such a fashion that our relative error remains constant, it is easily incorporated by the material by directly interferes in the analytical process। प्रोपोर्शनल एरर का मतलब क्या हुआ कि जब आपका जो मटेरियल साइज है, मटेरियल साइज में कोई डिफेक्ट आएगा यानी कि कोई भी डिफरेंस आएगा तो उसमें भी एरर होने का चांस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, यानी कि साइज पे भी डिपेंड करेगा एरर, यानी कि मटेरियल की साइज पे भी डिपेंड करेगा कि आपने किस टाइप की साइज ली है उस पे एरर। तो एरर क्या, रिलेटिव एरर तो सेम ही होगा क्योंकि उसमें एब्सोल्यूट एरर सबका क्या आना है, सेम ही आना है, और उसके बाद ट्रू वैल्यू भी सेम ही है। तो रिलेटिव एरर क्या होता है, हमेशा इसमें सेम ही आएगा। इसके अलावा एरर किस पे डिपेंड करेगा, साइज पे डिपेंड करेगा। अगर सैंपल का जो आप साइज लिए हैं, अगर डिफरेंट डिफरेंट सैंपल का साइज है तो डिफरेंट डिफरेंट एरर आ सकती है। इसे क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनल एरर बोलते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें पर्सनल एरर, एरर्स आर इंड्यूस्ड ड्यू टू द carelessness or ignorance and lack of the skill। This error is also called operative error, it is occurs by who are handling the method of analysis। जो ये पर्सनल एरर है ये आपके थ्रू ही आता है, यानी पर्सनलाइज आपके थ्रू आता है। अगर आप मान लीजिए इफेक्ट आप में क्या है, कोई इफेक्ट है, अगर आप प्रॉपरिंग ग्लव्स का यूज नहीं कर रहे हैं तो ये आपके पास अगर कोई एरर है तो वो सीधे मटेरियल में पहुंचेगी और वो मटेरियल क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। इस प्रकार ये आपकी पर्सनल एरर, यानी इसे क्या बोलेंगे, पर्सनली एरर बोलेंगे। यानी कि अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो भी आप एरर आ सकता है। इसके अलावा आपके पास स्किल नहीं है, यानी आपके पास प्रैक्टिस नहीं है कोई भी एक्सपेरिमेंट करने की, तो भी एरर आ सकता है। अगर पिपेटिंग होता है, स्टार्टिंग में पिपेट सभी लोग नहीं कर पाते हैं, पिपेटिंग करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल काम होता है, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते आप पिपेटिंग इजिली कर लेंगे। तो ये सारी चीजें आपको एक्सपेरिमेंटल दौरान आपको पूरी चीजें सिखा दी जाएंगी। ठीक है, तो इस प्रकार ये हो गया पर्सनल एरर। नेक्स्ट आता है केमिकल रिएजेंट एरर। केमिकल एरर्स आर बेस्ड ऑन द केमिकल रिएक्टिविटी बिटवीन द यूजिंग केमिकल एंड रिएजेंट। केमिकल रिएजेंट एरर का मतलब हुआ कि जब हम कोई भी केमिकल रिएक्शन करा रहे हैं, यानी उसमें कोई भी रिएजेंट होगा, अब दोनों के बीच में, केमिकल और रिएजेंट के बीच में क्या क्या रिएक्शन हो गई, अगर कोई गलत रिएक्शन हो गई या कोई रॉन्ग रिएक्शन हो गई तो वो क्या हो जाएगी, एक एरर का रूप लेके लेगी। इस प्रकार केमिकल्स में भी एरर्स आ जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट एरर इन मेथोडोलॉजी, इट इज द मोस्ट सीरियस एरर इन एनालिसिस एज द एरर arises ड्यू टू द फॉल्टी मेथड। ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है क्योंकि अगर आप मेथड को फॉलो नहीं कर रहे हैं, कोई भी मेथड आपको दे दिया गया है, इस मेथड के साथ आपको काम करना है, अगर आप उस मेथड को फॉलो नहीं करेंगे तो क्या हो सकता है, एरर आ सकती है। ठीक है, ये हो गई
एरर ऑफ मेथोडोलॉजी, जैसे इनकम्प्लीट रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन इनकम्प्लीट हो रही है, को प्रेसिपिटेशन ऑफ इम्प्यूरिटीज, यानी कि प्रेसिपिटेशन हो जा रहा है किसी भी इम्प्यूरिटीज का, इस प्रकार एरर आ सकती है। इम्प्यूरिटीज एंड कंटामिनेशन में आल्सो अल्टर द केमिकल रिएक्टिविटी एंड इंड्यूस द एरर। तो जो भी एरर होती है वो क्या करती है, हमारे प्रोडक्ट को क्या करती है, कंटामिनेट कर देती है, यानी खराब कर देती है, और केमिकल रिएक्टिविटी एंड इंड्यूस्ड एरर, और एरर को प्रोड्यूस करती है। जब हमारा केमिकल ही खराब हो जाएगा यानी कि उसमें एरर आ चुका है, और एरर आ चुका है यानी कि हमारा प्रोडक्ट खराब हो चुका है। तो ये हो गया सोर्स, यानी कि ये हमने देख लिया सोर्स के बारे में, डिटर्मिनेट और सिस्टमेटिक एरर, और ये सारे किसके क्या थे, सोर्स थे। नेक्स्ट हम बात करेंगे इनडिटर्मिनेट और रैंडम एरर क्या होती है। In this error, we are not defined the specific well-known region and cannot be eliminated, so it is also called as accidental error. यह एक ऐसी एरर होती है जिसको हम इसका रीजन हम इजिली पता नहीं कर पाते हैं, जिसका इजिली हम रीजन पता नहीं कर पाते हैं, और ये इसे क्या बोलते हैं, एक्सीडेंटल एरर होती है, यानी कि इसका रीजन हमें पता नहीं होता, ये अचानक कहीं से एरर हो जाती है। इसे क्या बोलते हैं, इंटरमिनेट या रैंडम एरर्स भी बोलते हैं। इट इज इंड्यूस्ड बाय द सेवरल सक्सेसिव मेजरमेंट्स परफॉर्म्ड बाय द सेम एनालिस्ट अंडर द सेम कंडीशन एंड आइडेंटिकल एक्सपेरिमेंट। और ये एरर कब इंड्यूस होती है, जब आप एक ही प्रकार का मेजरमेंट कर रहे हैं और एक ही पर्सन द्वारा किया जा रहा है और एक ही प्लेस पे किया जा रहा है और एक ही कंडीशन में किया जा रहा है। याद रखिएगा, एक ही प्लेस पे एक ही मेजरमेंट द्वारा और एक ही एनालिस्ट द्वारा जब एक कोई भी एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो उसमें जाहिर सी बात है बार बार आप किसी चीज को कर रहे हैं तो उसमें एरर आ जाती है। एरर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ किसी में, जैसे मान लीजिए 3 एक्सपेरिमेंट करें तो उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एरर आ जाती है। तो ये आ जाती है जिसका आपको आइडिया भी नहीं लग पाता है कहां से एरर हो गई है। नेक्स्ट पॉइंट, such accidental error will follow a random distribution pattern and mathematical law of probability can be applied to get net conclusion regarding the result। यानी क्या होता है, ये एक्सीडेंटल एरर होती है जिसे रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न, यानी कि रैंडमली क्या होता है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न आता है इसी प्रकार, इसीलिए तो हम इसको नहीं जान पाते हैं क्योंकि इसे रेंडमली हो जाता है। ये एरर जो होती है वो रेंडमली आ जाती है, इसका कोई ना तो रीजन पता होता है ना तो कोई सोर्स पता होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, मैथमेटिकली प्रोबेबिलिटी के हिसाब से इसको समझते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। इंडिटरमिनेट एरर आर डिफाइंड बाय दिस ग्राफ, यानी कि इंडिटरमिनेट एरर को डिफाइन करना है तो हम इस ग्राफ की सहायता से इसको समझ सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ एरर एब्सिसा यानी कि भुज एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द डिवीजन यानी कि ऑर्डिनेट कोटी है द स्पेस ऑफ द नॉर्मल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व आर द प्रोबेबिलिटी कर्व। ये क्या है, प्रोबेबिलिटी कर्व है। इसमें देखिए ऊपर यानी कि जो ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, तो जो एक्स एक्सिस पे वो क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ डेविएशन है या मैग्नीट्यूड ऑफ एरर बोल सकते हैं, और जो वाई एक्सिस है इस पे क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ डेविएशन है, डेविएशन की फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं। अब इस ग्राफ को समझते हैं, बहुत अच्छी प्रकार से इस ग्राफ को समझिएगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है। कई बार बात पूछ लिया जाता है डायरेक्ट इस ग्राफ का मेजरमेंट क्या होता है, ऑप्शनल क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, ग्राफ को देखे तो आप लोगों को बताना पड़ सकता है। समझिए, वेरी लार्ज एरर आर अनलाइकली टू अकर, यानी कि बहुत ज्यादा जो एरर है वो बहुत कम दिखती है, बहुत इसमें क्या है ग्राफ में बहुत कम दिख पाती है। आगे हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। स्मॉलर एरर्स अकर्स विथ ग्रेटर फ्रीक्वेंसी देन द लार्ज एरर, ठीक है। यानी कि स्मॉलर एरर अकर यानी कि जब ग्रेटर फ्रीक्वेंसी है यानी कि जो फ्रीक्वेंसी है ग्रेटर है उस टाइम हमारा एरर क्या है, बहुत ज्यादा कम है। कैसे कम है इसको हम समझाते हैं आपको, समझिएगा ध्यान से। यानी कि ये फ्रीक्वेंसी हाई है तो यहाँ पे एरर कितनी है, यहाँ पे एरर 0, यानी कि यहाँ पे एरर है, एरर हमारा कहाँ है, यहाँ पे। लेकिन अगर यही फ्रीक्वेंसी कम होती चली गए तो हमारा एरर कहाँ पे, यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे एरर होगा हमारा, यहीं पे एरर होगा, ठीक है। तो इसे यही बता रहा है स्मॉलर एरर्स अकर, स्मॉलर एरर्स अकर्स विथ ग्रेटर फ्रीक्वेंसी देन द लार्ज एरर, ठीक है। लार्ज फ्रीक्वेंसी पे एरर कम होगा और कम फ्रीक्वेंसी पे एरर ज्यादा होगा, यानी कि एरर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, ठीक है, आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट, द एरर आर द पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइड्स अकर विथ इक्वल प्रोबेबिलिटी, यानी कि जो एरर है वो नेगेटिव भी हो सकती है पॉजिटिव भी हो सकती है, ये आप इस ग्राफ से समझ सकते हैं। इधर क्या है, नेगेटिव है और इधर जाएंगे तो पॉजिटिव है। तो ये हो गया इंडिटरमिनेट एरर डिफाइंड बाय दिस ग्राफ, इस ग्राफ से हमने समझ लिया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, एक्यूरेसी क्या होती है। एक्यूरेसी टर्म क्या होती है, बेसिकली इस चीज को हमें समझना बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट होता है। तो एक्यूरेसी क्या है, नियरेस्ट आर एक्यूरेट वैल्यू विच आर द मैचेस टू द ट्रू वैल्यू ऑफ एनी एक्सपेरिमेंट इज डिफाइंड द टर्म एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब कोई भी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं अगर वो ट्रू वैल्यू के बराबर आती है तो उसे हम क्या बोलेंगे, आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, ठीक है, आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है। यानी कि आपने
जल्दी ही उस नियरेस्ट पॉइंट तक पहुंच जाए, यानी कि उस नियरेस्ट पॉइंट तक पहुंच चुके हैं। इस प्रकार हम बोल सकते हैं आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है। द कंपैरिजन इज नॉर्मली डन विद रिगार्ड टू द एरर एंड द एक्यूरेसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरर। यानी कि जो एक्यूरेसी और एरर में जो रिलेशन होता है वो कैसा होता है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, जैसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होगा कि जब एरर बढ़ेगी तो यानी आपकी एक्यूरेसी कम होती जाएगी, यानी कि जो आपका एक्यूरेट रिजल्ट है वो क्या कम आता जाएगा। इसीलिए बोला जा रहा है कि एरर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्यूरेसी, यानी कि जब आपकी एक्यूरेसी ज्यादा होगी तब आपकी एरर कम होगी, और जब आपकी एरर ज्यादा होगी तब आपकी एक्यूरेसी कम होगी। यानी कि दोनों में क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम, प्रेसिजन। प्रेसिजन बेसिकली ये भी एरर ये भी एक्यूरेसी ही होती है, लेकिन इसको क्या रेंज इसकी डिफाइन होती है, कितने रेंज तक वर्क करना है ये इसकी रेंज डिफाइन होती है। तो प्रेसिजन आर डिफाइंड एज द एग्रीमेंट amongst a cluster of experiment result, however it does not imply anything with respect to their relations to the true value, precision, designated reproducibility of the measurement when accuracy, but ironically a high degree of the precision may be not be necessary suggest accuracy। यही बता, इस पॉइंट का पूरे पॉइंट का कहने का मतलब यही है कि जो एक्यूरेसी और प्रेसिजन होता है दोनों लगभग एक ही होता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि प्रेसिजन में रिप्रोड्यूसिबिलिटी होती है, यानी कि रिप्रोड्यूसिबिलिटी कराई जाती है, यानी कि बार बार उस एक्सपेरिमेंट को कराया जाता है और उसकी रेंज डिसाइड की जाती है। यानी कि प्रेसिजन हमेशा शुद्धता को ही दिखाता है, एक्यूरेसी भी हमेशा शुद्धता को दिखाती है, लेकिन बस यही होता है कि इनमें क्या होता है, रेंजिंग होता है। प्रेसिजन में क्या होता है, रेंज बनाया जाता है। आइए हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल से आप लोगों को ये इजिली समझ में आ जाएगा। एनालिस्ट परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट ऑन मिल्क विद द रिस्पेक्ट टू वाटर एंड कंक्लूडेड, यानी कि कोई एनालिस्ट है वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है मिल्क पे और उसने निकाला है वाटर का, यानी कि मिल्क में वाटर का परसेंटेज निकाला, कितना है, 88.3 है, 85.4 है, 86.8 है, 88.5, 87.9 है। ठीक है, एक्चुअल वाटर का परसेंटेज जो मिल्क में होता है वो कितना होता है, 87 होता है। ये तो एक्चुअल जान चुके हैं, लेकिन अगर प्रिसीजन रेंज बोला जाए तो कितना होगा, 85.4 टू 88.5, ये उसका क्या हो जाएगा, प्रेसिजन हो जाएगा। और जो एक्चुअल होता है इसे अगर इसी के आसपास रहता है तो उसे क्या बोलते हैं हम, जैसे कि 86.8 निकल के आया है, 86.8 निकल, इसे क्या बोलेंगे हम, एक्यूरेसी बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि यही नियर है 87 की, इसे क्या बोलेंगे हम, एक्यूरेसी बोलेंगे। अब आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, एक्यूरेसी और प्रेसिजन आप लोगों को इजीली समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं। In the analysis, significant figure play a very important role in the accuracy and precision। ये भी बेसिकली accuracy और precision को ही दर्शाता है। नेक्स्ट अगर बात करें, the number of significant figure can be defined as the number of digit necessary to express the result of the measurement consistent with the measurement precision। अगर आपको कोई भी रिजल्ट लिखना है, जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, अगर उसका आंसर आ रहा है अगर वो डिजिट में है, तो डिजिट तो बहुत सारी हैं, जैसे आप देखते हैं डेसिमल के बाद बहुत सारी डिजिट आ जाती हैं कभी कभी, तो डिवाइड करने पे तो सभी को लिखेंगे तो क्या पॉसिबल नहीं है ना लिखना, इसलिए हम उसको क्या मान लेते हैं, कुछ हम सिग्निफिकेंट फिगर रख लेते हैं और यहीं तक हम उसको वैल्यू को लिखते हैं। तो ये होता है क्या, सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे एग्जांपल से समझते हैं इसको, 25.05 एंड 1350, इसमें अगर देखा तो जीरो सो सिग्निफिकेंट नंबर एंड इट कंटेन्स द 4 सिग्निफिकेंट नंबर। इसमें जो जीरो लगा हुआ है इसका क्या है, इंपोर्टेंस है, यहाँ पे इसका इंपोर्टेंस है, और इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 4। जबकि इस एग्जांपल में 0.00340 ओनली डिनोट्स द डेसिमल पॉइंट, इसमें जीरो का कोई सिग्निफिकेंट नहीं है, बस ये क्या कर रहा है, इसको दर्शा रहा है, बस इसको दर्शा रहा है कि डेसिमल पॉइंट को लोकेट कर रहा है कि यहाँ डेसिमल यहाँ पे है और इसके बाद ये सारे डिजिट्स परसेंट है, बस इसका यही मतलब होता है। एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल है उसको समझते हैं। इफ एनी ब्यूरेट measured the exact 7 ml या 7.3 ml, because burette are graduated in small graduation per ml are divided into 0.1 ml 10 equal parts, but some are measured in the form of the significant figure like 7.34, it contains the 3 significant figure of which 2 are certain and 1 are uncertainty। तो अगर इसमें हम बात करें, कोई भी ब्यूरेट लेंगे तो ब्यूरेट में अगर आप मेजर करेंगे तो उसपे क्या होता है, रीडिंग होती है, जैसे 1 ml 2 ml 3 ml 4 ml 5 ml 6 ml 7 ये से होती है। अब उस 1 ml को डिवाइड किया जाता है 0.1 ml 0.2 ml 0.3 ml 0.4 0.5 10, यानी कि 1 ml को डिवाइड किया 10 पार्ट में, तो आप तो 7 ml तक इजिली उसको कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं।
अब उसमें 7.3 दे देगा तो भी आप इजिली मेजर कर लेंगे। लेकिन कुछ ऐसे मेजरमेंट होते हैं जिसको हम सिग्निफिकेंट फिगर मान के कर लेते हैं। जैसे 7.34 मेजर करना है तो हम क्या करेंगे, 7.3 मेजर करेंगे और उसे थोड़ा सा ज्यादा बढ़ा देंगे क्वांटिटी, तो 7.34 हम मान लेंगे। तो ये होता है सिग्निफिकेंट फिगर, यानी कि ऐसे सिग्निफिकेंट फिगर निकाला जाता है। आप लोगों को इजीली समझ में आ गया होगा। इसमें क्या है, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। 7.34 में 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, जिसमें एक को हम क्या बोलेंगे, जो 1 एंड 7 है उसे क्या बोलेंगे, सर्टेनिटी बोल देंगे, और यानी कि 2, 3, 4 को क्या बोल देंगे हम, अनसर्टेनिटी बोल देंगे। ठीक है, ये सारी चीज हो गई। नेक्स्ट अगर बात करें हाउ टू मिनिमाइज द इरर, अब इरर को हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं इसके बारे में समझते हैं। कैलिब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स एंड एपरेटस, कैलिब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, यानी कि जो भी इंस्ट्रूमेंट हमारा कैलिब्रेशन, उसकी शुद्धता को बढ़ा देंगे अगर इंस्ट्रूमेंट की, तो हम अपने इरर को रोक सकते हैं। एपरेटस को अगर अच्छी क्वालिटी के एपरेटस का यूज करें, अच्छी रीडिंग वाले एपरेटस को यूज करें, तो भी हमारी इरर कम हो सकती है। कैलिबर आप इंस्ट्रूमेंट, आपने देखा होगा, वेइंग मशीन देखी होगी एक्सपेरिमेंटल हॉल में। तो जो वेइंग मशीन होती है उस पर क्या किया जाता है, पहले सबसे पहले जो इसमें भी हमें मेजर करना है, जैसे मान लीजिए कोई भी हमें कोई बीकर भी लिया, बीकर में हमें पहले क्या करते हैं, वेइंग मशीन पे बीकर को रख देते हैं, उसके बाद हम टेयर करते हैं। टेयर करने का मतलब क्या करते हैं, हम उसको जीरो करते हैं, यानी कि वही उसका कैलिब्रेशन पॉइंट होता है, कि उससे उसकी शुद्धता 100% आती है। अगर हम बीगर का मेजरमेंट करें और उसके बाद कोई मटेरियल डाल दें तो दोनों का हमें एक्चुअल काउंट करने में दिक्कत होगी। इसीलिए हम क्या करते हैं, उसमें टेयर कर देते हैं, जिससे कि बीकर रखने के बाद वो जीरो हो जाता है, और उसके बाद जैसे ही हम मटेरियल रखते हैं तो वो उसकी रीडिंग को बता देता है। उसे क्या बोलते हैं, कैलिब्रेशन इंस्ट्रूमेंट, यानी शुद्धता होती है वो। नेक्स्ट, पर्सनल केयर स्किल रिक्वायर्ड, यानी कि किसी भी एरर को यानी कि रिलीज करने के लिए, हटाने के लिए आपको पर्सनल स्किल की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। अगर आप पर्सनली स्किल्ड हैं, आपके पास पर्सनली आप हाइजीनिक हैं, तो आप एरर को रिमूव कर सकते हैं। चूजिंग द सुटेबल एंड अनसुटेबल मटेरियल, और आपको एरर हटानी है तो आप लोगों को ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी होगा कि कौन सा मटेरियल हमारे लिए यूजफुल होगा और कौन सा मटेरियल जो होगा हमारे लिए हार्मफुल होगा। ये चीजें जानना बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। एग्जॉस्टेड द इम्प्योरिटीज कंटामिनेशन, यानी कि इम्प्योरिटीज को हटाने के लिए आप एग्जॉस्ट का यूज कर सकते हैं, यानी एग्जॉस्ट यानी कि इम्प्योरिटीज को हटाने के लिए आप किसी चीज का भी यूज करें, यानी एग्जॉस्ट करने के लिए किसी चीज से भी आप एग्जॉस्ट कर सकते हैं, बस इम्प्योरिटीज हमारे प्रोडक्ट में नहीं होनी चाहिए। इससे भी आप एरर से बच सकते हैं। अगर इम्प्योरिटीज आएगी तो एरर ऑलरेडी आना है। ठीक है, इम्प्योरिटीज और एरर समझ लीजिए दोनों एक ही टर्म तो नहीं बोल सकते, लेकिन दोनों का रिलेशन एक ही तरह है, क्योंकि अगर इम्प्योरिटीज आई तो एरर जरूर लेकर आएगी वो। अब वो एरर हार्मफुल होगा या यूजफुल होगा, ये तो एक्सपेरिमेंट के बाद पता चलेगा। नेक्स्ट, सच स्टडी केमिकल इवोल्यूशन एंड एनालिसिस, यानी कि केमिकल इवोल्यूशन कीजिए और एनालिसिस कीजिए। जो भी केमिकल आपको मिला है उसके बारे में स्टडी कीजिए, उसका केमिकल एवोल्यूशन कीजिए, उसके बाद आप एरर को मिनिमाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट, प्रॉपर मेथोडोलॉजी। प्रॉपर मेथोडोलॉजी यानी कि आप उसके प्रॉपर मेथड को फॉलो कीजिए। जो भी हमें आपको जो भी मिला है, मेथड मिला है, उसको अगर प्रॉपर आप फॉलो करते हैं तो भी आप एरर को रोक सकते हैं। ठीक है, अब जैसे मेथड आप अपनी स्टडी में ही मेथड को लगा सकते हैं। अगर आप अपना एक मेथड बना ले पढ़ने का, अगर टाइमिंग बना ले आप कि हमें इतने घंटे से इतने घंटे तक, जैसे मान लीजिए आप फर्स्ट ईयर में है तो आप 5 सब्जेक्ट हैं, अगर 5 सब्जेक्ट को एक एक आवर्स में अगर डिवाइड कर लें, पढ़ने के लिए स्ट्रेटेजी बना लें एक एक आवर की, तो आप इजिली पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये होता है मेथोडोलॉजी। लेकिन अगर उस मेथोडोलॉजी में अगर कोई भी डिफरेंस आया तो यानी कि आपका पूरा जो पढ़ाई पे फोकस रहेगा वो क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। तो इसे क्या बोलते हैं, प्रॉपर मेथोडोलॉजी बोलते हैं। इसे प्रॉपर मेथोडोलॉजी बोलते हैं। जैसे आप मेथड बनाएंगे वैसे आपका एक्सपेरिमेंट होगा, यानी कि जैसे आप स्टडी करेंगे, जैसे आप उसको सिलेबस बनाएंगे, उस अकॉर्डिंग आप पढ़ेंगे और उस हिसाब से आपके नंबर आएंगे। जो सब्जेक्ट आपको नहीं अच्छी तरह से आता है उसके क्या करिए, उसका टाइमिंग बढ़ा दीजिए, मेथोडोलॉजी में मॉडिफिकेशन कर दीजिए। हाँ, एरर तो उसमें आ गई ना, अब ये तो कह सकते हैं एरर उसमें आपने की। अब ये एरर जो है आपके लिए क्या हुई, यूजफुल हुई। अगर उसमें अगर टाइम कम कर देते तो ये एरर क्या हो जाती है, आपके लिए हार्मफुल हो जाती है। तो आप डायरेक्ट एरर को अपनी जो रियल लाइफ है उसे जोड़कर आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, एक तरह से स्टडी की तरह आपका हो गया एरर का पॉइंट, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसलिए आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए और रेगुलर इंटरवल पे टाइम पे पढ़ते रहिए। टाइम से जो भी पढ़ना है उसको पढ़ते रहिए, कम पढ़िए लेकिन टाइमली पढ़िए। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इम्प्योरिटीज क्या होती हैं, व्हाट इज इम्प्योरिटीज। इम्प्योरिटीज बेसिकली होता क्या है, इम्प्योरिटीज इज डिफाइंड एज द प्रेजेंस ऑफ द अनडिजायर्ड या अनएक्सपेक्टेड मटेरियल ड्यूरिंग एनी प्रोसीजर एंड मे अल्टर्स द फाइनल प्रोडक्ट। यानी कि इम्प्योरिटीज एक अनडिजायर्ड सब्सटेंस होता है
या अनएक्सपेक्टेड सब्सटेंस होता है जो कि हमारे प्रोडक्ट में आके मिल जाता है और हमारे प्रोडक्ट को खराब कर देता है। नेक्स्ट, द सब्सटेंसेज दैट आर यूज्ड इन द फार्मास्यूटिकल should be pure enough to be used safely but it is difficult to obtain absolute pure substances। कोई भी सब्सटेंस है, कभी भी आप उसको प्योर का 100% प्योर नहीं पा सकते, कुछ ना कुछ उसमें इम्प्योरिटीज मिली रहेगी और वो इम्प्योरिटीज क्या करेगी, एब्सोल्यूट यानी कि इम्प्योरिटीज कहीं ना कहीं उसमें मिली रहेगी, ठीक है, और वही आपके लिए डिफिकल्टी प्रोड्यूस कर सकती है। नेक्स्ट, जनरली द इम्प्योरिटीज इन द एक्सीडेंटल फैक्टर एंड सम टाइम इट इज डिपेंड ऑन द several method of the manufacture and type of the crystallization or purification process। यानी कि जब आप लोग एग्जांपल समझिए, कोई भी आप एक्सक्यूड निकाल रहे हैं, कोई भी प्लांट से आप एक्सक्यूड निकाल रहे हैं, अब उसमें जो भी एक्सट्रैक्शन निकाल रहे हैं आप, अगर उसमें कोई भी इम्प्योरिटीज प्रेजेंट हुई तो आप उसको क्या करेंगे, प्योरीफाई करेंगे। अगर आपका प्योरिफिकेशन मेथड सही रहा, अगर क्रिस्टलाइजेशन मेथड सही रहा तो उसमें कोई भी इम्प्योरिटीज नहीं रहेगी। अगर उसमें मेथड गलत हो गया तो इम्प्योरिटीज ऑलरेडी प्रेजेंट रहेगी, ठीक है, और वो आपका फाइनल प्रोडक्ट में हार्म कर सकता है आपको, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई इम्प्योरिटीज के बारे में डिस्कशन, ठीक है। नेक्स्ट बात करें सोर्स ऑफ इम्प्योरिटीज। इम्प्योरिटीज में एंटर्स द फॉर्म्ड एंड ड्रग सब्सटेंसेस ड्यूरिंग द एनी फॉलोइंग 3 स्टेजेस। ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उस टाइम भी इम्प्योरिटीज आ सकती हैं, जैसे रॉ मटेरियल एम्प्लॉयड। एग्जांपल, रॉक साल्ट कंटेन्स द स्मॉल अमाउंट्स ऑफ द कैल्शियम सल्फेट एंड मैग्नीशियम क्लोराइड। The sodium chloride prepared from this source will contain traces of the calcium and magnesium compound। यानी कोई भी रॉ मटेरियल आप यूज कर रहे हैं, इससे पहले आपको देखना पड़ेगा उसमें कोई इंप्योरिटीज तो नहीं मिली है या कोई इंप्योरिटीज तो उसके अंदर नहीं है। आइए एग्जांपल समझते हैं। जब आप रॉक सॉल्ट लेते हैं, रॉक सॉल्ट जब आप लेते हैं तो उसमें कौन कौन सा होता है इंप्योरिटीज, कैल्शियम सल्फेट और मैग्नीशियम क्लोराइड की क्या होती है, इंप्योरिटीज प्रेजेंट होती है। अब ये प्रेजेंट होती है इसलिए जो सोडियम क्लोराइड हम बनाते हैं उसमें ऑलरेडी ये इंप्योरिटीज प्रेजेंट रहती हैं। ये हो गया रॉक सॉल्ट का एग्जांपल। नेक्स्ट आता है रिएजेंट यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। किसी भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में आपने कौन सा रिएजेंट यूज किया है, इस पे भी बहुत ज्यादा डिपेंड करता है आपका प्रोसेस। द क्वालिटी एंड प्योरिटी ऑफ रिएजेंट यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग द ड्रग सब्सटेंसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसकी क्वालिटी क्या है और उसमें जो केमिकल यूज हुआ है वो कैसा है। एग्जाम्पल समझिए, सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज्ड एज द मेनी केमिकल प्रोसेस, दिस एसिड ऑफन हैज लीड टू द प्रेजेंट इन इट। यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड होता है, बहुत सारे केमिकल इंडस्ट्रीज में यूज होता है, लेकिन उसमें कुछ अमाउंट में कहीं कहीं लेड प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब एनायन लाइक द क्लोरीन एंड सब सल्फेट आर कॉमन इंप्योरिटीज इन द मेनी सबस्ट्रेट्स बिकॉज द यूज ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड रेस्पेक्टिवली इन द प्रोसेसिंग, ठीक है। ये एक एग्जांपल हो गया। अगला एग्जांपल, एनायन लाइक क्लोरीन और सल्फेट। जो हमारा क्लोरीन होता है और सल्फेट होता है, ये क्या होते हैं, एनायंस होते हैं। इसमें क्या होता है, नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है, उसे क्या बोलते हैं, एनायन बोलते हैं। और जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उसे क्या बोलते हैं, हम कैटायन बोलते हैं। तो एनायन जो होता है उसमें क्या होता है, वो एक इम्प्योरिटीज की तरह काम करते हैं। जैसे कि मान लीजिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड दोनों का यूज होता है प्रोसेसिंग में। जब भी आप कोई भी केमिकल्स की प्रोसेसिंग कराते हैं तो उसमें HCl का और सल्फ्यूरिक एसिड दोनों का यूज होता है, ठीक है। अब दोनों का यूज होगा तो उसमें इंप्योरिटीज प्रेजेंट होती है। एक में HCl अगर निकालते हैं तो क्लोरीन वाली इंप्योरिटीज होगी और सल्फ्यूरिक एसिड निकालते हैं तो सल्फेट वाली इंप्योरिटीज उसमें प्रेजेंट होगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सॉल्वेंट यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में आप कौन सा सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं इस पे भी डिपेंड करेगा आपकी इंप्योरिटीज। नेचुरली सॉल्वेंट प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल इन द नेक्स्ट टू मेन रिएजेंट एज मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन दीज प्रोसेस आर द सॉल्वेंट बेस्ड। इफ प्रॉपर क्वालिटी एंड प्योरिटी ऑफ द सॉल्वेंट इज नॉट एश्योर्ड देन इट एड टू द इंप्योरिटीज। अगर कोई भी आप सॉल्वेंट ले रहे हैं, अगर उसकी क्वालिटी और प्योरिटी 100% नहीं हुई तो वो क्या इंप्योरिटीज कॉज कर सकता है आपके सब्सटेंसेज में। और वाटर, एक वाटर क्या होता है, वाटर जो यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है, वाटर को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं। रिएक्शन इक्विपमेंट्स क्या होता है, अगर रिएक्शन इक्विपमेंट, द रिएक्शन वेसल्स एम्प्लॉयड इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में बी मेटेलिक आर माइल्ड स्टील विद ग्लासेस लाइनिंग। एग्जांपल एसिड लाइक HCl इफ बाय चांस, ठीक है। तो जो इक्विपमेंट आप यूज कर रहे हैं उसमें भी उसकी भी प्योरिटी रखनी बहुत जरूरी है, नहीं तो वो भी एक इंप्योरिटी की तरह काम कर सकता है। एसिड लाइक HCl इफ बाई चांस कंटेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लोराइड। जो एसिड होता है हमारा HCl कभी कभी क्या कर सकता है, फ्लोराइड कंटेन कर लेता है। इट कैन ईच द ग्लासेस, और जो क्या करता है वो फ्लोराइड अगर है तो वो ग्लास के साथ रिएक्शन कर देता है और उसको खराब कर देता है। बिंग द मेटेलिक कंटेमिनेशन, ठीक है, लेड एंटीमनी बिस्मथ इट इज कैन
क्रॉप अप एन इम्प्योरिटीज फॉर द वेसल। और लेड, एंटीमनी, बिस्मथ जी जो ये इम्प्योरिटीज होती है वो क्या करती है, ग्लास के यानी ग्लास वेसल्स होते हैं उनमें इम्प्योरिटी की तरह काम करती है और उनसे रिएक्शन करके उसको खराब कर देती है। ठीक है, ये हो गई रिएक्शन इक्विपमेंट। नेक्स्ट आता है इंटरमीडिएट प्रोडक्ट इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस। सम इंटरमीडिएट which are produced during the manufacture may be carried out through the final product and as an impurities in the manufacturing process. Potassium iodide, the intermediate iodide in the main impurity। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट में जैसे मान लीजिए कोई भी प्रोडक्ट हम बना रहे हो तो उसके अंदर क्या बनता है, एक बनता है हमारा यानी कि बीच में बनता है क्या बनेगा, इंटरमीडिएट बनेगा। अब वो क्या इंटरमीडिएट होता है, कभी कभी वो हमारे प्रोडक्ट के साथ मिल जाता है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल है पोटेशियम आयोडाइड, द इंटरमीडिएट आयोडेट इज मेन इंप्योरिटीज। ठीक है, जैसे पोटेशियम आयोडाइड का आप बना रहे हैं, पोटेशियम आयोडाइड का आप बना रहे हैं, उसका यूज कर रहे हैं, तो उसमें एक इंटरमीडिएट बनता है कौन सा, आयोडेट, पोटेशियम आयोडेट बनता है। अब जो आयोडेट है वो आपकी जो फाइनल प्रोडक्ट होगा उसके साथ मिक्स हो जाएगा और वो एक तरह से इंप्योरिटीज का काम करेगा। तो ये हो गया इंप्योरिटीज के बारे में। नेक्स्ट, मैन्युफैक्चरिंग हैजार्डस इन इंडस्ट्रियल एरिया द एटमॉस्फेरिक इज कंटामिनेटेड विद द डस्ट पार्टिकल, सिलिका जेल, कार्बन गैसेस। कभी कभी जो होता है हमारा इंडस्ट्रियल एरिया होता है उसमें एटमॉस्फेयर कंटामिनेट कर देती है, यानी एटमॉस्फेयर में क्या है, डस्ट पार्टिकल्स हैं, सिलिका ग्लासेस हैं और कार्बन गैसेस हैं, ये सारे क्या करते हैं, इफेक्ट डालते हैं और हमारे जो प्रोडक्ट है उसको खराब कर देते हैं। अब नेक्स्ट हमने पढ़ा है ड्यूरिंग प्यूरिफिकेशन एंड प्रोसेसिंग एंड प्यूरिफाइंग रिएजेंट सॉल्वेंट आर वेसल्स यूज, रिएजेंट यूज्ड टू रिमूव अदर इंप्योरिटीज। कभी कभी रिएजेंट, एक रिएजेंट का यूज किया जाता है दूसरे रिएजेंट को रिमूव करने के लिए। ठीक है, तो sometimes some chemicals are added to remove or to participate another substance, this may be also give rise to the source of impurity। कभी कभी एक केमिकल दूसरे केमिकल को हटाने के लिए यूज किया जाता है और वो ऐसा होता है कि वही केमिकल इंप्योरिटीज की तरह काम करने लगता है। ठीक है, ये भी बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल BaCl3 is added to remove excess of the sulfate in AlCl3, hence AlCl3 is likely to contain barium as an impurities। तो बेरियम यानी BaCl2 को जब सल्फेट यानी कि सल्फेट को हटाने के लिए यूज किया जाता है, यानी बेरियम को ऐड किया जाता है सल्फेट हटाने के लिए इन AlCl3, बट AlCl3 लाइकली कंटेन द बेरियम। और अब क्या होता है, AlCl3 के साथ बेरियम भी क्या हो जाता है, इंप्योरिटीज की तरह काम करने लगता है। नेक्स्ट बात करें सॉल्वेंट यूज इन द प्रोसेस ऑफ द प्योरिफिकेशन। सॉल्वेंट यूज इन द प्योरिफिकेशन के लिए ऑफन द सॉल्वेंट यूज इन द प्योरिफिकेशन कैन बी सोर्स ऑफ इंप्योरिटीज, यानी कि जो सॉल्वेंट हम यूज कर रहे हैं उसका भी प्योरीफाई होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर प्योरीफाई सब्सटेंस नहीं हुआ तो वो भी इंप्योरिटीज कॉज कर सकता है। और वाटर इज द चीपेस्ट सॉल्वेंट एंड मोस्ट वाइडली यूज्ड, देयरफॉर इट इज नोन एज द यूनिवर्सल सॉल्वेंट, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी बोलते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें ड्यूरिंग स्टोरेज एंड पैकिंग, ईरर एंड पैकिंग मटेरियल। जब आप कोई भी पैकिंग कर रहे हैं तो उसमें ध्यान रखना जरूरी होगा कि जो हमारा पैकिंग मटेरियल है वो किसी केमिकल के साथ रिएक्शन तो नहीं करेगा। अगर वो रिएक्शन कर जाएगा तो वो इंप्योरिटीज की तरह काम करेगा। इसका एग्जांपल समझते हैं, इफ द एल्यूमिनियम फॉइल फॉर द टैबलेट स्ट्रिप आर अ कैप्सूल फॉर अ लिक्विड फॉर्मुलेशन बॉटल्स ऑफ द सबस्टैंडर्ड क्वांटिटी कैन ऐड द इंप्योरिटीज। यानी कि जो एल्यूमिनियम फॉइल होती है टैबलेट और जो कैप्सूल होता है, जो स्ट्रिप बनती है, उसमें एल्यूमिनियम फॉइल लगाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, अदरवाइज वो हमारे टैबलेट या कैप्सूल को इंप्योरिटीज जो है खराब कर सकती है। मोस्ट ऑफ द फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग प्रोसेसेस। नेक्स्ट आता है फॉल्टी पैकेजिंग प्रोसेस, यानी कि कोई भी अगर आपकी पैकेजिंग प्रोसेस में अगर कोई फॉल्ट आ जाती है तो भी इंप्योरिटीज की तरह काम कर सकती है। जैसे प्रेसिंग, सीलिंग और यानी हीट के द्वारा होती है, अगर उसमें कोई इंप्योरिटीज आ गई तो वो आपके प्रोडक्ट को खराब कर सकती है। मैक्रोबियल कंटेमिनेशन, मैक्रोबियल कंटेमिनेशन मेनली इन द फॉर्म ऑफ द फंगल एंड बैक्टीरियल ग्रोथ मे बी ड्यू टू द रिजल्ट ऑफ द इम्प्रॉपर स्टोरेज कंडीशन एज वेल एज फॉल्टी पैकेजिंग। यानी मैक्रोबियल कंटेमिनेशन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या होता है, कभी कभी ड्रग्स बनाई जाती है, अगर नेचुरल सब्सटेंस से निकालते हैं, अगर उसको अच्छी प्रकार से हम स्टोर नहीं करेंगे तो उसमें फंगल ग्रोथ हो जाती है, बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाती है, जिससे हमारा प्रोडक्ट क्या होता है, खराब हो जाता है। तो ये सारी चीज हो गई इंप्योरिटीज, इंप्योरिटीज के सोर्स। इफेक्ट ऑफ इंप्योरिटीज, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इफेक्ट ऑफ इंप्योरिटीज पढ़ेंगे। इंप्योरिटीज आर समटाइम्स हार्मलेस बट आर पर्सन्स more than certain limits, then it will lower the active strength of the substance. The therapeutic effect of the drug also altered by the impurities। impurities क्या होती है, समटाइम्स ये क्या होती है, हार्मलेस होती है, इसमें कोई ज्यादा हार्म्स नहीं होता है, बट लेकिन एक सर्टन लिमिट तक, उसकी भी एक लिमिट होती है कि उस लिमिट तक ये हार्म नहीं करेगा, लेकिन अगर लिमिट क्रॉस हो जाती है तो वो हार्म कर सकती है। और हार्म करने का मतलब है कि वो जो हमारा ड्रग है उसके थेराप्यूटिक इफेक्ट को वो चेंज कर सकती है। नेक्स्ट अगर बात करें, impurities may bring about
and incompatibility in the original substances and cause the deterioration in the substances. इम्प्योरिटीज क्या, कभी कभी हमारा जो प्रोडक्ट होता है उसके साथ इनकम्पेटिबल होता है। अब इनकम्पेटिबल होता है तो वो हमारे प्रोडक्ट को डेट्योरेट कर सकता है, यानी हमारे प्रोडक्ट को क्या कर सकता है, खराब कर सकता है। हमें जहां तक उम्मीद हो कि आप लोग बोर नहीं होंगे, क्योंकि बोर मत होइएगा, क्योंकि ये सिलेबस जो है बहुत ज्यादा बड़ा है और आप लोग को ये इसकी इंपॉर्टेंस अब पहले ही बता चुका हूं कि इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। इसलिए आप लोग इसको एक्चुअली देखिएगा, बहुत अच्छे से देखिएगा, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, समझने वाला भी टॉपिक है ये, ठीक है। तो बोर होने की कोशिश मत कीजिएगा, आप लोग एनर्जी के साथ रहिएगा और इसको समझिएगा। Some impurities takes direct participation in the chemical reactions and the change the chemicals behavior of the original substances. कभी कभी impurities जो होती है वो केमिकल रिएक्शन को चेंज करके उसके ओरिजिनल सब्सटेंस को चेंज कर देती है दूसरे सब्सटेंस में। जैसे मिल्क है, अब मिल्क में हमने नींबू डाल दिया, अब नींबू हम जैसे डालेंगे तो वो क्या करेगा, मिल्क का जो केमिकल नेचर हो जाएगा वो चेंज हो जाएगा, फिजिकल नेचर भी चेंज हो जाएगा। यानी फिजिकली वो क्या था, मिल्क क्या था, लिक्विड था, लेकिन अब फिजिकली दही में चेंज हो जाएगा, वो कैसा हो जाएगा, सोलिडिफाई हो जाएगा। इस प्रकार हमारा क्या होता है, इंप्योरिटीज इफेक्ट करती है हमारे प्रोडक्ट पे। नेक्स्ट, इंप्योरिटीज इवन व्हेन द प्रेजेंट इन द ट्रेसेस में शो अ क्यूमुलेटिव टॉक्सिक इफेक्ट आफ्टर द सर्टेन पीरियड। यानी कि कोई भी इंप्योरिटी है अगर ट्रेसेस अमाउंट में है, कम अमाउंट में प्रेजेंट होती है, लेकिन कभी कभी एक सर्टेन पीरियड के बाद वो क्यूमुलेटिव टॉक्सिक इफेक्ट देती है, यानी कि बहुत ज्यादा ही टॉक्सिक इफेक्ट देती है, इसलिए इंप्योरिटीज न रखें। जैसे आप अपने बात पे ही रख लें, जो भी आपका ये मीडिया मल्टीमीडिया यानी कि व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, ये सारी चीजें हैं, वो क्या एक तरह से इंप्योरिटीज की तरह कभी कभी काम कर सकती है। अगर आप इसका लिमिटेड यूज करते हैं तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर अनलिमिटेड यूज करने लग गए तो ये एक तरह से आपकी इंप्योरिटीज की तरह बात काम करेगा, एक तरह से ये इंप्योरिटीज की तरह काम करेगा। और ये इंप्योरिटीज की तरह काम करेगा तो यानी कि ये आपको डिट्यूरेट करेगा, यानी आपको ये खराब कर देगा। इसलिए फेसबुक व्हाट्सएप का जो यूज है ये थोड़ा रिस्ट्रिक्ट कीजिए, अपने मतलब जिसकी जितनी लिमिट हो उतने लिमिट तक यूज कीजिए, ठीक है। आगे नेक्स्ट आपकी स्टडी, अपने स्टडी पे फोकस कीजिए। आगे बढ़ते हैं इफेक्ट ऑफ इंप्योरिटीज में। सम इंप्योरिटीज प्रोमोट द माइक्रोबियल ग्रोथ एंड द रिस्पांसिबल फॉर द डिटोरेशन ऑफ द सब्सटेंसेज। कुछ जो इंप्योरिटीज होती है वो माइक्रोबियल ग्रोथ को प्रमोट करती है, यानी माइक्रोबियल ग्रोथ को कराती है। अब माइक्रोबियल ग्रोथ होगी तो क्या होगा, हमारा प्रोडक्ट ऑलरेडी खराब हो जाएगा। जैसे इसका एग्जांपल ब्रेड देख लीजिए। अब ब्रेड पे क्या होता है, अगर 2-3 दिन ब्रेड रख दिया जाए तो उस पर क्या फंगस लग जाते हैं। अगर उसको आप प्रॉपर हैंडल केयर में रखें तो वो खराब नहीं होगा, फ्रिज में रखें तो वो खराब नहीं होगा, लेकिन आपने इसको लापरवाही कर दी, इससे वो क्या हो गया, खराब हो गया। नेक्स्ट, सम इंप्योरिटीज में बी एबल टू कैटलाइज द डिग्रेडेशन देयरबाय द शॉर्टनिंग द शेल्फ लाइफ ऑफ द ड्रग सब्सटेंसेज। कुछ इंप्योरिटीज तो ऐसी होती हैं जो ड्रग की लाइफ को ही कम कर देती हैं, यानी कि उसकी एक्सपायरी डेट को कम कर देती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है सम इंप्योरिटीज बाय वर्च्यू ऑफ द अनस्टेबल नेचर लाइक द हाइग्रोस्कोपिक नेचर, oxidizable nature etc can bring about change in the physical properties like the change in appearance, taste, odor, stability etc of the drug substances causing technical difficulty in use as well as formulation. नेक्स्ट अगर बात करें, कुछ इंप्योरिटीज तो ऐसी होती हैं जो कि हमारे फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी कि जो भी हमारा सब्सटेंस है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को चेंज कर देती है, जैसे कि उसके अपीयरेंस को, कलर को, ऑर्डर को, टेस्ट को, स्टेबिलिटी को, सारी चीजों को चेंज कर देती है। उसे क्या बोलते हैं, फिजिकल इंप्योरिटीज भी बोलते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम, लिमिट टेस्ट क्या होता है। लिमिट टेस्ट बेसिकली क्या होता है, लिमिट टेस्ट बताएं आपको, तो लिमिट टेस्ट वही होता है कि कितने लिमिट तक हम किसी केमिकल का यूज कर सकते हैं, यानी कि कोई भी केमिकल है उसमें कोई इंप्योरिटीज मिली है, अब वो कितनी इंप्योरिटीज तक उस केमिकल का हम यूज कर सकते हैं, ये कैसे डिसाइड करेंगे, तो इसको डिसाइड करने के लिए यूज करते हैं हम लिमिट टेस्ट का। लिमिट टेस्ट के थ्रू हम इस चीज को डिसाइड कर सकते हैं कि उसमें हमें कितना यूज करना है। तो सबसे पहले बात करें, लिमिट टेस्ट इज डिफाइंड एज द क्वांटिटेटिव or semi-quantitative tests which are performed to identify and control a small amount of impurities which are like to be the present with the substance to be analyzed। ठीक है, जब कोई हम सब्सटेंस को एनालाइज करते हैं तो जो क्वांटिटेटिव या सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं उसे क्या बोलते हैं, लिमिट टेस्ट बोलते हैं। इस दौरान हम यही देखते हैं कि कितनी इंप्योरिटीज तक हम सब्सटेंस को यूज कर सकते हैं। उसकी भी मान लीजिए कोई सब्सटेंस लिया उसमें इंप्योरिटीज प्रेजेंट है, यानी आप लोगों को भी पता है किसी भी सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस हो 100% प्योर तो मिलना बहुत मुश्किल है, तो उसमें कहीं ना कोई इंप्योरिटीज प्रेजेंट है। अब वो इंप्योरिटीज कितने, उसका भी एक क्या होता है, रेंज होता है, इतने रेंज तक इंप्योरिटीज भी प्रेजेंट है तो कोई बात नहीं है, वर्क हो सकता है, लेकिन अगर लिमिट क्रॉस हो जाएगी तो उसका यूज नहीं किया जा सकता है। इसी बात को लिमिट टेस्ट दर्शाता है। फॉर द टू सब्सटेंस क्लेरिफिकेशन एंड प्योरिटी लिमिट टेस्ट परफॉर्म अ की रोल इन द फार्मास्यूटिकल एनालिसिस।
जनरली लिमिट टेस्ट आर द कैरिड आउट बाय टू आइडेंटिफाई द इनऑर्गेनिक इंप्योरिटीज प्रेजेंट इन द सब्सटेंसेस। तो वही बात बता रहा है कि किसी भी सब्सटेंस के क्लियरिफिकेशन और प्योरिटी को दर्शाने के लिए ही हम लिमिट टेस्ट को करते हैं। ठीक है, इसमें जनरली कौन सी इंप्योरिटीज होती है? तो इनऑर्गेनिक इंप्योरिटीज होती है। इनऑर्गेनिक का मतलब आयंस हो गया, आयंस, ये सारी चीजें कौन सी होती हैं? इनऑर्गेनिक इंप्योरिटीज होती है। नेक्स्ट, लिमिट टेस्ट आर द नॉट बेस्ड ऑन द न्यूमेरिकल वैल्यू। और लिमिट टेस्ट जो होता है ये न्यूमेरिकल वैल्यू इसके लिए कुछ नहीं होती है, इसके लिए न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होता है। ये आपका क्या होता है? स्किल डेवलप, यानी कि स्किल के ऊपर होता है। और उसमें कौन कौन से आते हैं? इन दिस टेस्ट वी आर परफॉर्म द कंपेरिजन बिटवीन टर्बिडिटी, यानी कि टर्बिडिटी को दर्शाते हैं। टर्बिडिटी का मतलब क्या होता है? जो हमारा सबस्टेंस है उसमें क्लाउडनेस नेचर आना है, यानी कि उसमें थोड़ा धुंधलापन आना, उसे क्या बोलते हैं? टर्बिडिटी बोलते हैं। और प्लेसेंसेस का मतलब हो गया कि कलर का चेंजेज होना, कौन से कलर से कौन सा कलर में चेंज होता है उसे क्या बोलते हैं? ऑप्लेसेंसेस। कलर इंटेंसिटी, यानी कि कलर की इंटेंसिटी ज्यादा होना कम होना भी किसके अंदर दर्शाते हैं? तो लिमिट टेस्ट के अंतर्गत आता है। बिटवीन द स्टैंडर्ड सोल्यूशन एंड टेस्ट सैंपल, इसमें देखिए दो सैंपल लेंगे हम, एक टेस्ट सैंपल लेंगे और एक स्टैंडर्ड सैंपल लेंगे। स्टैंडर्ड सैंपल जो भी होगा वो एक्सपेरिमेंटली, यानी कि एक्सपेरिमेंटली दिया गया होगा हमारे लिए, और जो हमारा टेस्ट सैंपल होगा उस पर हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। अब दोनों को कंपेरिजन करेंगे। उसमें क्या कंपेरिजन करेंगे? तो टर्बिडिटी कंपेरिजन करेंगे, ऑप्लेसेंस करेंगे, कलर इंटेंसिटी को हम उसमें क्या करेंगे? कंपेरिजन करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, limit test of chloride and sulfate is based upon the measurement of the opalescences or turbidity produce is known amount of the substances by adding two reagent। यानी कि क्लोराइड और सल्फेट की जो हम स्टडी करेंगे, यानी लिमिट टेस्ट में क्लोराइड और सल्फाइड की जो स्टडी करेंगे उसमें हम ये देखेंगे कि कितनी टर्बिडिटी है, यानी कि उसमें ऑप्लेसेंसेस देखते हैं, कलर कैसे चेंज होता है। टर्बिडिटी पे क्या होती है? बेसिकली टर्बिडिटी के कारण क्या होता है? कलर चेंज हो जाता है, यानी हल्का हल्का धुंधलापन हो जाता है। तो वो ऑप्लेसेंसेस या टर्बिडिटी के बारे में ही स्टडी करते हैं, किसमें? क्लोराइड और सल्फेट आयंस के बीच में। नेक्स्ट अगर बात करें, फॉर कंपेरिजन ऑफ द टर्बिडिटी फॉर डिफरेंट सब्सटेंसेस टू बी यूज्ड इन द वेरिड आर नॉट बाय द स्टैंडर्ड टर्बिडिटी। ठीक है, तो कंपेरिजन करते हैं टर्बिडिटी का। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, इंपोर्टेंस ऑफ लिमिट टेस्ट। लिमिट टेस्ट का इंपोर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में या हमारे ड्रग में, यानी फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में लिमिट टेस्ट का इंपोर्टेंस क्या है, ये चीजें हम समझ लेते हैं। लिमिट टेस्ट डिनोट्स द इनकम्पेटिबिलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इन द प्रेजेंस ऑफ द अनदर सब्सटेंस। लिमिट टेस्ट ये बता देता है कि किसी सब्सटेंस में किसी दूसरे सब्सटेंस के प्रेजेंट होने के कारण उसमें कौन कौन सी इनकम्पेटिबिलिटी आ सकती है, ये सारी चीजें कौन बताता है? लिमिट टेस्ट। नेक्स्ट, लिमिट टेस्ट आर डिफाइंड द अमाउंट ऑफ द इंप्योरिटीज व्हिच आर प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। और किसी सॉल्यूशन में कितने अमाउंट तक इंप्योरिटीज प्रेजेंट है या कितने परसेंटेज तक प्रेजेंट है, ये चीजें कौन बताएगा? तो ये लिमिट टेस्ट बताएगा। लिमिट टेस्ट मेक डिफरेंसेस बिटवीन द अवॉइडेबल एंड नॉन अवॉइडेबल ऑफ इंप्योरिटीज। लिमिट टेस्ट ये भी बता देता है कि कौन सी इंप्योरिटीज हमें अवॉइडेबल है और कौन कौन सी इंप्योरिटी नॉन अवॉइडेबल है, यानी कौन कौन सी हेल्पफुल है और कौन कौन सी हार्मलेस है। ये सारी चीजें कौन बता सकता है? तो लिमिट टेस्ट बता सकता है। ओवरऑल लिमिट टेस्ट आर हेल्प इन द प्योरिटी एंड क्लियरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। इसी प्रकार से लिमिट टेस्ट क्या करता है? क्लियरिटी एंड प्योरिटी और क्लियरिटी बताता है सॉल्यूशन का। इसी प्रकार आपका एग्जाम भी होता है, समझ आपने कभी अपने रियल लाइफ से जोड़ने की कोशिश की है? जोड़ने की कोशिश कीजिए। लिमिट टेस्ट यानी कि एग्जाम होता है, एग्जाम कराया जाता है, आपकी स्टडी कराई जाती है, उसके बाद एग्जाम कराया जाता है। एग्जाम कराने का मतलब ये होता है कि आपकी कितनी लिमिट है, आपका वो लिमिट टेस्ट हो जाता है कि आप कितने लिमिट तक आप पढ़ाई किए हुए हैं, आप कितना मार्क्स ला रहे हैं, तो उस हिसाब से पता चल जाता है कि आप कितने पढ़े लिखे हैं। ठीक है, इस प्रकार लिमिट टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। अब आप में कितनी इंप्योरिटीज आई है ये भी बता सकता है, अगर आपका मार्क्स आता है उस पर देख के उस बेसिस पे बताया जा सकता है कि कितनी इंप्योरिटीज आप में है और कितना आप प्योर है। ठीक है, तो ये हो गया इंपोर्टेंस ऑफ लिमिट टेस्ट। नेक्स्ट आगे हम बात करेंगे फार्माकोपी स्टैंडर्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द टेस्ट सॉल्यूशन ड्यूरिंग द लिमिट टेस्ट। किसी भी लिमिट टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री यानी फार्माकोपियल के अकॉर्डिंग कुछ मतलब कि कुछ रूल्स है, उसको समझ लेते हैं। A specified amount of the substance is dissolved in distilled water and volume make up to 50 ml in Nessler cylinder। नेशनल सिलेंडर होता है, जब आप जाएंगे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने तो वहां पे नेशनल सिलेंडर के बारे में मिल जाएगा। इसके अलावा हम एक एक्स्ट्रा लेक्चर भी लेके आप लोगों को इक्विपमेंट के बारे में, आप लोगों को पूरा इक्विपमेंट जो भी केमिकल यानी कि केमिस्ट्री में जो भी इक्विपमेंट यूज किया जाता है उसके बारे में आपको कंप्लीट स्टडी की जाएगी, उसमें आपको कंप्लीट बताया जाएगा। तो आप जनरली जाके देख लेंगे नेशनल सिलेंडर क्या होता है। नेक्स्ट, for alkaline substances like hydroxide carbonates etc are dissolved in the sufficient quantity of the acid shows that effervescence ceases and free acid is present। जब एल्केलाइन सब्सटेंस को आप देखते हैं जैसे हाइड्रोक्साइड कार्बोनेट को जब डिजोल्व करेंगे आप एसिड्स में
तो क्या एफ्रिसेंट यानी कि बुदबुदाहट या छनछनाहट जैसी आवाज नहीं होती है, उस प्रकार की आपको उसमें बुलबुले दिखेंगे, फ्री एसिड प्रेजेंट, जिसमें क्या होगा, फ्री एसिड प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट, फॉर इनसॉल्युबल सब्सटेंस लाइक द क्योलिन अ वाटर एक्सट्रैक्ट इज प्रिपेयर्ड फिल्टरेड एंड देन फिल्टर्ड इज यूज्ड। जब कोई इंसॉल्युबल मटेरियल जैसे क्योलिन है, क्योलिन को हम क्या करेंगे, वाटर के साथ उसको फिल्टर करेंगे। दोनों को जब फिल्टर करेंगे तो जो भी हमारा फिल्ट्रेट मिलेगा उसको हम क्या करेंगे, यूज कर लेंगे अपने एक्सपेरिमेंट में। नेक्स्ट अगर हम बात करें salt of organic acid like sodium benzoate, sodium silicylate, etc. liberated free water insoluble organic acid during acidification which is filtered off and the filtrate is used for the test। ठीक है, कोई भी साल्ट होगा, ऑर्गेनिक एसिड या सोडियम बेंजोएट, सोडियम सिलिसेट, फ्री वाटर इंसोल्यूबल ऑर्गेनिक एसिड देगा ड्यूरिंग द एसिडिफिकेशन। जब हम एसिडिफिकेशन कराएंगे यानी कि सोडियम बेंजोएट, सोडियम सैलिसिलेट का जब एसिडिफिकेशन कराते हैं तो वाटर इंसोल्यूबल मटेरियल देगा और उसके बाद क्या करेंगे, उसको फिल्टर कर लेंगे और जो भी हमारा फिल्ट्रेट मिलेगा, नीचे जो भी फिल्ट्रेट मिलेगा उसका हम यूज कर लेंगे किसमें, अपनी एनालिसिस में कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। colored substance like the crystal violet, malachite green, dithizone etc are the carbonized and the ash so produced in the extract in the water। यानी कि कलर्ड सब्सटेंसेस लाइक क्रिस्टल वायलेट और मेलेचाइट ग्रीन यानी कि चटकार ग्रीन और डिथिजाइजोन यानी कि ये लेड प्रिपरेशन में यूज करने वाले केमिकल्स हैं, इनका भी यूज जब इसको कार्बोनाइज कर देते हैं तो वे भी एक्सट्रेट वाटर के एक्सट्रेट में मिला दिए जाते हैं और इसका भी यूज किया जाता है हमारे ओरिजिनल सब्सटेंस के साथ। नेक्स्ट, रेड्यूसिंग सब्सटेंस लाइक द नाइट्राइट, हाइपोफॉस्फाइड etc आर ऑक्सीडाइज्ड विद द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड द सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड एंड यूज्ड। यानी कि जो भी रिड्यूसिंग सब्सटेंस ये है नाइट्राइट, हाइपोफॉस्फाइड etc उसको क्या किया जाता है, ऑक्सीडाइज कर दिया जाता है बाय ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के थ्रू। अब ये क्या होगा, जो सोल्यूशन बनेगा उसका यूज करेंगे हम क्या, तो यानी कि क्लियर सब्सटेंस की तरह यूज करेंगे, यानी प्योर सब्सटेंस की तरह यूज करेंगे। सब्सटेंस लाइक द पोटेशियम परमैंगनेट आर रिड्यूस्ड बाय बॉइलिंग विद अल्कोहल एंड फिल्टर इज यूज। पोटेशियम परमैंगनेट को रिड्यूस कर दीजिए बॉइल करके विथ एल्कोहल एंड फिल्ट्रेट, और एल्कोहल के साथ, और उसके बाद उसके क्या फिल्ट्रेट को प्राप्त कर लीजिए और उसी फिल्ट्रेट का हम यूज कर देते हैं किसमें, तो मेन जो हमारा एक्सपेरिमेंट होता है उसमें हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे हम बढ़ेंगे, लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड। लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड बेसिकली होता क्या है इसके बारे में हम जानते हैं। अगर हम देखें एपरेटस के बारे में, तो एपरेटस में लगने वाला है नेस्लर सिलेंडर, पिपेट्स, स्टीयरिंग रॉड और बीकर और स्टैंड, ये सारी चीजें लगने वाली है किसमें, हमारे यानी कि लिमिट टेस्ट, कोई भी लिमिट टेस्ट करते हैं तो ये कॉमन एपरेटस है, नेस्लर सिलेंडर, पिपेट, स्टीयरिंग रॉड एंड बीकर स्टैंड, ये सारी चीजें लगने वाली हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब तक हमने जितने भी पॉइंट डिस्कस किए और जितने भी टॉपिक डिस्कस किए हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लिए हैं। इसके अलावा जो भी इसके कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज है और एक्स्ट्रा डिटेल है वो हमारी वेबसाइट notescard.com पे उसका जो पीडीएफ है आप उसको डायरेक्ट डाउनलोड कर लीजिएगा और वहां से उसको पढ़िएगा, आप लोगों को पूरी तरह से अच्छी तरह से उसको समझ में आ जाएगा। कुछ पॉइंट हमने कवर कर लिया है इसमें, कुछ पॉइंट उसमें छूटा हुआ है, तो आप उसको पढ़ेंगे तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा। अगर उस पर भी आपको और कोई दिक्कत होती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में डायरेक्ट कमेंट करके आप उसको पूछ सकते हैं। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे हम बढ़ेंगे लिमिट टेस्ट का। चलिए तो प्रिंसिपल को समझते हैं। द लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड इज बेस्ड अपॉन द केमिकल रिएक्शन बिटवीन द सोल्यूबल क्लोराइड आयन विथ अ सिल्वर नाइट्रेट रिएजेंट इन अ नाइट्रिक एसिड मीडिया। यानी कि इसका सबसे पहले क्या समझेंगे, जो क्लोराइड आयन होता है उसकी रिएक्शन होती है सिल्वर नाइट्रेट के साथ, यानी कि जो क्लोराइड आयन होगा उसका हो गई सिल्वर नाइट्रेट के साथ। अब जो इनसोल्यूबल सिल्वर क्लोराइड बनेगा, अब उससे क्या बनेगा, सिल्वर क्लोराइड बनेगा, और उसके बाद जो सिल्वर क्लोराइड बनेगा वो जो अमाउंट होगा उसको क्या होगा, उसको हम टेस्ट करेंगे किसके साथ, हम अपने स्टैंडर्ड जो स्टैंडर्ड सोल्यूशन होगा उसके साथ हम उसका क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे। अब उसमें टर्बिडिटी देखेंगे, द टर्बिडिटी इज कंपेयर्ड विद द स्टैंडर्ड टर्बिडिटी प्रोड्यूस्ड बाय द एडिशन ऑफ द सिल्वर नाइट्रेट टू द known amount of the chloride sodium chloride solution. If the test solution show less turbidity than the standard, the sample passes the test। यानी कि जो भी टर्बिडिटी है अगर वो स्टैंडर्ड से कम आई तो उसे हम क्या करेंगे, वो इस प्रकार से वो क्या हो जाएगा, लिमिट टेस्ट पास हो जाएगा। और इसकी रिएक्शन हो गई, ये क्लोरीन आयन हो गया, उसके बाद ये हो गया सिल्वर नाइट्रेट, उससे हमने इसमें क्या HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंट में जब रिएक्शन कराएंगे तो AgCl यानी ये प्रेसिपिटेट मिल जाएगा आपको और NO3 नेगेटिव मिल जाएगा। ठीक है, अब इसका जो है प्रोसीजर है, प्रोसीजर डिस्कस करना थोड़ा सा इसमें बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा, पीपीटी में लेंदी हो जाएगा, लेकिन हमने नोट्स में इसको प्रोवाइड करा दिया है, आप डायरेक्ट वहां से नोट से कॉपी कर सकते हैं। चलिए फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। जब टेस्ट आप क्या करेंगे, दो चीज परफॉर्म करेंगे, एक तो टेस्ट वाला परफॉर्म करेंगे और इसकी स्टैंडर्ड देंगे।
तो जब आप टेस्ट करेंगे तो उसमें क्या करेंगे, नेशनल सिलेंडर लेंगे, उसमें नेशनल सिलेंडर में आप वाटर को डिजोल्व कर वाटर मिला लेंगे और जो आपका टेस्ट सैंपल होगा उसको मिला लेंगे। उसके बाद उसमें क्या करेंगे, 1 ml का डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड यूज करेंगे और उसको 50 ml तक कवर कर लेंगे और फाइनली क्या करेंगे, आप सिल्वर नाइट्रेट 1 ml मिला देंगे। अब उसको स्टीयर कर देंगे बाई स्टीयरिंग रॉड से और उसके बाद उसको 5 मिनट तक रख देंगे। अभी स्टैंडर्ड सोल्यूशन में क्या होगा, स्टैंडर्ड में आप क्या करेंगे, 1 ml तक स्टैंडर्ड सैंपल लेंगे, उसके बाद उसमें ऐड कर देंगे 10 ml ऑफ द नाइट्रिक एसिड और उसको 50 ml तक मेकअप करके और फाइनली सिल्वर नाइट्रेट 1 ml ऐड कर देंगे। अब दोनों का जो भी रिजल्ट आएगा उसको क्या करेंगे, आप कंपेयर करेंगे। जब आप कंपेयर करेंगे तो उसमें देखेंगे टर्बिडिटी, अगर आपके टेस्ट सैंपल की टर्बिडिटी स्टैंडर्ड सैंपल की टर्बिडिटी से कम आ रही है यानी कि आपका टेस्ट सैंपल पास हो चुका है, यानी कि आप उसका यूज कर सकते हैं। अदरवाइज अगर टर्बिडिटी ज्यादा आ रही है तो यानी कि उसमें इंप्योरिटीज बहुत ज्यादा मिली हुई है और ये आपका टेस्ट पास नहीं होगा। ठीक है, ये होता है लिमिट टेस्ट ऑफ द क्लोराइड। ठीक है, ऐसे तो एक्सपेरिमेंटली अगर इसको करके बताना होता तो बहुत अच्छा लगता, इसको बताने में बहुत ही अच्छा लगता, लेकिन फिर भी हमने इसको इजी लैंग्वेज में आपके नोट्स में, जो आपका नोट्स होगा ये फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का नोट्स है, उसमें जो है हमने इजीली उसको चार्ट वाइज में कवर कर रखा है। आप वहां से डायरेक्ट जाके देख लीजिएगा, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आता है तो इसको एक बार जब आपका प्रैक्टिकल सेशन का जब आप लोगों को नोट्स बनाया जाएगा या नोट्स आपको प्रोवाइड कराया जाएगा तो उसमें आप लोगों को इजीली इसको समझा दिया जाएगा। नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं, लिमिट टेस्ट ऑफ द सल्फेट। इसका प्रिंसिपल क्या है, वही जो इसका एपरेटस है सेम पिछले वाले का ही होगा। इसका प्रिंसिपल क्या होगा, इन द लिमिट टेस्ट ऑफ द सल्फेट द सॉल्यूशन ऑफ द सब्सटेंसेस अंडर टेस्ट इज मिक्स्ड विद द बेरियम क्लोराइड रिएजेंट इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड देन टर्बिडिटी प्रोड्यूस। इसमें बेसिकली क्या होता है, इसमें बेसिकली समझिएगा केमिकल रिएक्शन क्या होती है, SO4 यानी कि ये हो गया सल्फेट, ये हो गया सल्फेट, उसको हम बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराएंगे डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंट में, तब क्या बनेगा BaSO4 और 2Cl नेगेटिव। आप लोग जब रिएक्शन कराएंगे ये यानी कि सल्फेट आयन हो गया और BaCl2 ये बेरियम क्लोराइड हो गया, जब दोनों को एक साथ ऐड करेंगे तो डाइल्यूट H2SO4 हो जाएगा और BaSO4 2Cl नेगेटिव हो जाएगा। ये रिएक्शंस है, ये आप लोगों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इसके प्रोसीजर के अगर हम बारे में बात करें, प्रोसीजर इसका कैसे क्या होगा, तो इसमें भी दो करेंगे, एक टेस्ट करेंगे और एक स्टैंडर्ड करेंगे। तो टेस्ट में आप क्या करेंगे, टेस्ट सैंपल को आप वाटर के साथ डिजोल्व करेंगे नेशनल सिलेंडर में और उसके बाद उसमें क्या करेंगे 2 ml तक ये H2SO4 डालिए या कोई HCl यानी कि डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालिए, दोनों चीज सेम ही है क्योंकि उसमें एसिडिक मीडियम चाहिए। बेसिकली क्या चाहिए, एसिडिक मीडियम चाहिए। तो 2 ml तक या तो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दीजिए चाहे डाइल्यूट H2SO4 डाल दीजिए। उसके बाद आप क्या कीजिए 45 ml तक उसको क्या कीजिए नेशनल सिलेंडर को भर दीजिए। उसके बाद फाइनली उसमें ऐड कर दीजिए 5 ml ऑफ द बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड को जब आप 5 ml ऐड करेंगे और स्टीयर करेंगे उसको 5 मिनट्स के लिए एक साइड में रख दीजिए। नेक्स्ट स्टैंडर्ड जो सोल्यूशन आपको बनाना है उसमें क्या कीजिए 1 ml का स्टैंडर्ड सैंपल ले लीजिए, उसमें 2 ml का डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड या डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड कर दीजिए और उसको भी 45 ml तक उसको मेकअप कर दीजिए और उसके बाद उसमें भी 5 ml बेरियम क्लोराइड डाल देंगे और उसको अलग 5 मिनट तक रख देंगे। उसके बाद उसको दोनों को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। जब आप कंपेयर करते हैं तो उसमें ऑपरेशंस को कंपेयर करते हैं यानी कि उसमें चेंज की प्रॉपर्टीज को आप कंपेयर करते हैं कि उसमें चेंज जो कलर का चेंज है यानी कि जो कलर में चेंज कैसे आया, यानी किस प्रकार का चेंज आया कलर में, या उसमें टर्बिडिटी को भी देखा जाता है, कभी कभी क्लाउडनेस आ जाता है, धुंधलापन आ जाता है, टर्बिडिटी को भी देखा जाता है। ये सारी चीजें स्टडी करेंगे। या टर्बिडिटी कीजिए या ऑपरेशंस कीजिए, अगर वो स्टैंडर्ड सब्सटेंस से कम आती है तो आपका टेस्ट पास हो जाता है, लेकिन अदरवाइज अगर नहीं आती है तो वो आपका टेस्ट पास नहीं होता है। तो ये हो गया लिमिट टेस्ट ऑफ द सल्फेट, ये सल्फेट के लिए हो गया। नेक्स्ट लिमिट टेस्ट फॉर आयरन। दिस टेस्ट इज बेस्ड अपॉन द रिएक्शन ऑफ आयरन इन एन अमोनिया सोल्यूशन with thioglycolic acid which form the pink to deep reddish purple color complex of the iron thioglycolate। जब ये रिएक्शन परफॉर्म होगी यानी कि अमोनिया आयरन और अमोनिया सोल्यूशन के साथ जब रिएक्शन परफॉर्म होगी थायोग्लिसरिक एसिड, तो ये डीप पिंक और डीप रेडिश पर्पल कलर का कॉम्प्लेक्स मिलेगा आपको आयरन थायोग्लाइकोलेट। नेक्स्ट अगर बात करें iron present in the ferrous form of the quite stable to the long period in the absence of the air, color are destroyed by oxidizing agent of the strong alkali। This original state of the iron is unipotent as the thioglycolic acid reduced to the Fe2 positive to Fe3 पॉजिटिव। यानी कि इसमें क्या होता है, स्टेबल होता है।
Fe2 पॉजिटिव में स्टेबल ज्यादा नहीं होता है, Fe3 पॉजिटिव में बहुत ज्यादा ये स्टेबल होता है। ठीक है, तो Fe3 पॉजिटिव ये बना लेगा। नेक्स्ट, देन कंपेयर टू द टेस्ट सोल्यूशन, तो स्टैंडर्ड सोल्यूशन यानी कि द कलर ऑफ द टेस्ट सोल्यूशन इज लेस डार्कर देन द स्टैंडर्ड ऑफ द सैंपल इज कॉल्ड, यानी कि आप समझते हैं, इसको समझिए। ये इसकी रिएक्शंस हो गई, आप रिएक्शन थोड़ा माइंड में रखिएगा, इसकी रिएक्शन कैसे है। अब इसका प्रोसीजर आप लोगों को एक बार मैं समझा देता हूं, इसका प्रोसीजर कैसे होता है। इसके प्रोसीजर में बेसिकली दो एक्सपेरिमेंट करेंगे आप, एक टेस्ट करेंगे और एक क्या करेंगे, स्टैंडर्ड करेंगे। टेस्ट में क्या करेंगे आप कि टेस्ट सैंपल लेंगे, उसको डिजोल्व कर देंगे वाटर में 40 ml तक। 40 ml तक डिजोल्व करने के बाद उसमें 2 ml तक आप सिट्रिक एसिड डालेंगे, जिसमें आयरन नहीं होना चाहिए। आयरन फ्री सिट्रिक एसिड आप जब 2 ml तक उसमें ऐड करेंगे और 0.1 ml तक थायोग्लाइकोलिक एसिड सोल्यूशन आप जब ऐड करेंगे तो और ऐड करके उसको मिक्स करेंगे। उसको मिक्स करने के बाद उसमें फ्री यानी कि आयरन फ्री अमोनिया डालेंगे। ठीक है, और 50 ml तक उसको मेकअप करके उसको कुछ समय के लिए आप साइड में रख देंगे। फिर उसके बाद स्टैंडर्ड सोल्यूशन लेंगे। स्टैंडर्ड सोल्यूशन में 2 ml तक स्टैंडर्ड आयरन सोल्यूशन को जब 40 ml तक मेकअप करके आप बना लेते हैं, तो उसके बाद 2 ml का आयरन फ्री सिट्रिक एसिड और 0.1 ml का थायोग्लाइकोलिक एसिड मिक्स कीजिए और उसके बाद उसको अल्कलाइन बनाकर उसको 50 ml तक मेकअप कीजिए। अब दोनों को कंपेयर कीजिए। जब आप दोनों को कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि जो इंटेंसिटी है पर्पल कलर की आ रही है, डीप एंड पिंक एंड पर्पल कलर की इंटेंसिटी आएगी। अगर जो इंटेंसिटी आई है अगर वो स्टैंडर्ड से कम आता है, स्टैंडर्ड सोल्यूशन से अगर उसकी जो इंटेंसिटी है कम आता है, यानी कि आपका टेस्ट पास है। लेकिन अगर उससे ज्यादा आ रहा है तो आपका टेस्ट क्या हो चुका है, फेल हो चुका है। ये चीजें आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, लिमिट टेस्ट फॉर द हैवी मेटल, इसका कंप्लीट नोट्स आप लोगों को वेबसाइट में मिल जाएगा, आप वहां से डायरेक्ट देख सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोग चाहें तो डायरेक्ट नोट से भी इस लेक्चर्स को सुनेंगे तो आप लोगों को बहुत चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है, हाँ, बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने आप कोशिश जरूर कीजिएगा। ठीक है भाई, मेरा काम था आप लोगों को बताना। हमने नोट्स को बना दिया, नोट्स यानी कि लगभग 30% आपका सिलेबस कवर हो गया, वीडियो लेक्चर्स हो गए, यानी कि ये भी मान लीजिए 30%, यानी 60% आपका हमने सिलेबस तो कवर कर लिया, लेकिन जो 40% बचा है वो आपको कवर करना होगा, क्योंकि आपका एफर्ट ही आपको आगे लेकर जाएगा। ठीक है, तो आपको वो कवर करना पड़ेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, लिमिट टेस्ट फॉर हैवी मेटल। इसका प्रिंसिपल क्या है, द लिमिट टेस्ट फॉर हैवी मेटल इज बेस्ड अपॉन द रिएक्शन ऑफ द मेटल आयन with hydrogen sulfide under the prescribed condition of the test resulting in the formation of the metal sulfides। तो बेसिकली चलिए इसके रिएक्शन पे हम देखते हैं। PbNO3 2 Pb प्लस H2S PbS और 2NHNO3 नाइट्रिक एसिड और एक PbS यानी कि लेड सल्फाइड, यानी कि जब ये रिएक्शंस होगी तो ये लेड सल्फाइड बनेगा और ये HN यानी कि नाइट्रिक एसिड बनेगा। ठीक है, ये सारी रिएक्शन है PbCl2 और जो यानी कि लेड क्लोराइड होगा उसको Na2S की प्रेजेंस में जब रिएक्शन कराएंगे तो ये सारी चीजें होगी। तो ये आप लोगों को याद रखने वाली चीजें हैं, ये आप लोगों को याद, हालांकि ये कभी चेंज नहीं होगी, ये चेंज नहीं होगी, इसीलिए आपको याद रखने वाली चीजें, इसको चेंज तो किया नहीं जा सकता है, इसलिए आप लोगों को ये याद करने वाली चीजें, आपको प्रॉपर रिविजन की जरूरत पड़ेगी। तो इसके बारे में आइए हैवी मेटल्स का भी कुछ प्रोसीजर देख लेते हैं। हैवी मेटल में कैसे प्रोसीजर होता है तो इसको भी समझ लेते हैं। एक इसका समझते हैं, इसके दो एग्जांपल है, लेकिन आपको मैं एक मेथड बता देता हूं। एक मेथड आप डायरेक्ट देख लीजिएगा, अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप डायरेक्ट बता दीजिएगा, आपको फिर से रिवाइज करा दिया जाएगा, क्योंकि एक बार ये आपके एक्सपेरिमेंट में आना है, तो एक्सपेरिमेंट में आपको एक बार फिर से इसको समझा दिया जाएगा। सबसे पहले टेस्ट सैंपल लीजिए। टेस्ट सैंपल में क्या कीजिए, 25 ml तक आपका जो टेस्ट सैंपल है उसको ऐड कर दीजिए। उसके बाद पीएच को मेंटेन कीजिए 3 to 4 बाई एडिंग द डाइल्यूट एसिटिक एसिड या डाइल्यूट अमोनिया साल्ट को उसमें ऐड करके उसके पीएच को मेंटेन कीजिए 3 to 4। अब उसके बाद क्या कीजिए, उसको अच्छे से मिला के उसको 35 ml तक मेंटेन कीजिए और फाइनली आप 10 ml तक फ्रेशली प्रिपेयर्ड हाइड्रोजन सल्फाइड और उसको फाइनली 10 ml तक आप हाइड्रोजन सल्फाइड मिला के उसको 5 मिनट्स के लिए अलग साइड में रख दीजिए, साइड में रख दीजिए। उसको 50 ml पूरा कंप्लीट करके साइड में रख दीजिए। नेक्स्ट अगर हम देखा जाए उसमें स्टैंडर्ड में तो 2 ml का स्टैंडर्ड लेड सोल्यूशन लीजिए, उसमें 25 ml वाटर मिला के उसको, उसके बाद उसका भी पीएच एडजस्ट कीजिए 3 to 4 और उसके भी उसको मिक्स वेल करके उसको 35 ml तक कंप्लीट करके उसमें फाइनली 10 ml तक फ्रेशली प्रिपेयर सल्फाइड सोल्यूशन को मिक्स कर दीजिए। मिक्स करने के बाद आप उसे क्या कीजिए, अच्छे से मिक्स करके 50 ml तक मेकअप करके 5 मिनट्स तक के लिए रख दीजिए। रखने के बाद आप देखेंगे कि क्वालिटी ऑफ द ब्लैक पीपीटी, उसमें क्या बनेगा, ब्लैक पीपीटी बनेगा। अगर ब्लैक पीपीटी जो बन रही है उसकी अगर इंटेंसिटी जो है कम होती है तो वो आपका टेस्ट पास हो चुका है, लेकिन अगर इंटेंसिटी ज्यादा निकलती है तो आपका टेस्ट पास नहीं हो चुका है।
यानी कि उसमें इम्प्योरिटी बहुत ज्यादा ही प्रेजेंट रहती। तो ये हो गया लिमिट टेस्ट फॉर हैवी मेटल। नेक्स्ट अगर बात करें लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक, आर्सेनिक की अगर बात करें तो द फार्माकोपियल मेथड इज बेस्ड ऑन द Gutsch's test. In this test, arsenic gas released with when the passed over a mercury chloride test paper produce a yellow stain. The intensity of the stain is proportional to the amount of arsenic present. ठीक है, इसकी भी ये रिएक्शंस हैं, आप लोग रिएक्शंस को देखिए, Zn2Cl2, ZnCl2 और ये 2H होता है। ये इसकी ये लास्ट में येलो कॉम्प्लेक्स बनता है और इसी चीज को हमें क्या करना होता है, इसी चीज को हमें कंपेयर करना होता है। ठीक है, तो कैसे कंपेयर करेंगे, इसका भी एक प्रोसीजर है, इसके भी प्रोसीजर को हम थोड़ा समझ लेते हैं, प्रोसीजर इसका कैसे होगा। इसमें भी टेस्ट सैंपल और स्टैंडर्ड सोल्यूशन लेंगे। इसमें बस ये ध्यान रखना होगा कि इसमें एक एक्स्ट्रा एपरेटस आता है और उसे हम क्या बोलते हैं, आर्सेनिक लिमिट टेस्ट एपरेटस पोर्टल बोलते हैं। वो अलग से एपरेटस बनाया जाता है, वो स्पेशली आर्सेनिक का लिमिट टेस्ट करने के लिए ही बनाया जाता है। ठीक है, अब उसमें समझते हैं क्या होता है, और जब आप उसको देखेंगे एक्सपेरिमेंटल, जब एक्सपेरिमेंटल हॉल में जब आप जाएंगे तो उसको देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा सारी चीजें। इसके अलावा हम जब एक्सपेरिमेंट आएगा तो उसके बारे में हम कंप्लीट डिस्कशन कर लेंगे उस एपरेटस के बारे में, और जब हम एपरेटस की पूरी डिस्कशन करेंगे तो उसमें भी आपका ये एपरेटस आ जाएगा, उसमें भी कंप्लीट डिस्कशन कर लेंगे। तो चलिए बस इसका प्रोसीजर एक बार समझ लेते हैं। प्रोसीजर क्या होता है, तो इसमें बेसिकली जो टेस्ट सोल्यूशन होता है आपको उसमें क्या करना होता है, डिजोल्व करना होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ और उसको हम अपैरेटस में रख देते हैं। और उसी प्रकार से उसके बाद 1 ग्राम ऑफ द पोटेशियम आयोडाइड और 5 ml ऑफ द स्टेनस क्लोराइड और 10 ग्राम ऑफ द जिंक उसमें ऐड करके उसको अच्छी तरह से मिला लेते हैं। मिलाने के बाद उसको 40 मिनट्स के लिए अलग रख देते हैं। नेक्स्ट जो आपका स्टैंडर्ड होता है, स्टैंडर्ड में बेसिकली क्या करते हैं, तो स्टैंडर्ड में बेसिकली करना होता है, डाइल्यूट करना होता है आपको। आर्सेनिक सोल्यूशन लीजिए, उसको क्या कीजिए कि आप अपने एपरेटस में रख दीजिए। एपरेटस में रखने के बाद उसमें 1 ग्राम पोटेशियम आयोडाइड, 5 ml ऑफ द स्टेनस क्लोराइड एंड 10 ग्राम ऑफ जिंक को ऐड करके उसके बाद उसको सोल्यूशन को मिला के उसको 40 मिनट्स के लिए अलग रख दीजिए। अब उसको बाद कंपेयर कीजिए दोनों का स्टेन, यानी कि उसमें भी कलर को आप देखिए, अगर कलर उसका जो है स्टैंडर्ड कलर से कम आता है तो यानी आपका ये टेस्ट पास हो चुका है, अदरवाइज ये आपका टेस्ट क्या हो चुका है, फेल हो चुका है। तो ये होता है लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक। तो ये आज हमने बहुत सारी चीजें, इसमें बहुत सारी चीजें हमने क्या पढ़ ली, लिमिट टेस्ट पढ़ लिया, इरर्स पढ़ लिया, इम्प्योरिटीज पढ़ ली,